एक तीखी आवाज के साथ आए इस ताने पर चांदनी चौक की अन्या टेक्सटाइल्स की मालकिन अन्या शर्मा ने कपड़ों के थान संभालते हुए अपने हाथ पल भर को रोक लिए। उसकी आंखें उस दिशा में घूमी जहां से आवाज आई थी। दो हट्टे कट्टे आदमी तंग गली में अपनी परछाई डाले खड़े थे। आगे वाला राणा था और पीछे वाला उसकी परछाह। चांदनी चौक में चौक फाइनेंसेस का शानदार बोर्ड लगाकर ये लोग व्यापारियों का खून चूसने वाली झोंकें थे। अन्या ने अपनी नजरें हटाईं और वापस कपड़ों पर ध्यान लगाते हुए लापरवाही से जवाब दिया, कहते हैं ना राणा भाई, हंसते चेहरे पर कोई थूकता नहीं, और ब्याज की फिक्र आप मत कीजिए, वो तो मैं समय पर दे ही रही हूं। अरे फिक्र कौन करता है, मुझे नहीं पता क्या कि पूरी मार्केट में सबसे भरोसेमंद दुकान आपकी है। बस तुम्हारी ये हंसी देखकर अच्छा नहीं लगता। हम किसी और दुकान पर जाते हैं तो लोगों की शक्ल पर 12 बजे होते हैं और एक तुम हो जैसे ईद का चांद देखने निकली हो। राणा की आवाज में एक व्यापारी के प्रति सम्मान नहीं बल्कि एक अजीब सी चिकनी चुपड़ी धमकी घुली हुई थी। उसने उंगली से अन्या के सजाए हुए बनारसी सिल्क के थान को छू दिया। उस गंदे हाथ के रेशम को छूते ही अन्या की भौहें हल्की सी तन गईं। त्योहारों का मौसम है, धंधा अच्छा हो रहा है तो हंसी तो आएगी ही ना। आप दोनों का भी काम ज्यादा होगा, जाइए अगली दुकान देखिए। अन्या ने अपनी मुस्कान बनाए रखी लेकिन उसका लहजा सख्त था। यह एक इशारा था कि वह अब और बकवास नहीं करना चाहती। राणा शायद उसकी मंशा समझ गया। वह हंसा और कंधे उचकाए, ठीक है, काम में लगे इंसान को परेशान नहीं करेंगे तो फिर अगले महीने मिलते हैं। खूबसूरत अन्या जी। उसने खूबसूरत शब्द पर जोर दिया और अपनी गंदी नजरों से अन्या को ऊपर से नीचे तक देखा। अन्या ने उसकी नजरों का सामना सीधे किया। उसकी आंखें किसी शांत गहरे समंदर जैसी थीं। बड़े बड़े मर्द भी उसकी नजरों के सामने घबरा जाते थे, लेकिन राणा इस स्थिति का मजा ले रहा था और उसकी मुस्कान और भी कुटिल हो गई। जब वे अपने भारी शरीर लेकर चले गए तब जाकर बाजार की गली में वापस रौनक लौटी। पड़ोस की समोसे वाली पार्वती अम्मा ने चिंता भरे चेहरे से झांका, अन्या बेटी सब ठीक तो है? ये गुंडे फिर से परेशान करने आ गए थे क्या? कुछ नहीं अम्मा, रोज का ही तो है, ब्याज की तारीख याद दिलाने आए थे। इन लोगों की नजरें कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। बेटी अपना ख्याल रखना। अन्या ने गर्मजोशी से हंसकर अम्मा को तसल्ली दी। आप चिंता मत कीजिए, मुझे क्या होगा। अम्मा आज दोपहर में समोसे और चाय आपकी दुकान पर, पैसे मैं दूंगी। अन्या शर्मा, उसे इस बाजार में आए अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। उसके माता पिता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बाजार में कपड़ों का व्यापार किया, एक अचानक हुए हादसे में गुजर गए। सब कुछ समेटकर वह यहां चली आई। लोग कानाफूसी करते थे कि वह अपने माता पिता का कारोबार संभालने आई एक आदर्श बेटी है। कई लोगों को यह भी चिंता थी कि इतनी कम उम्र की नाजुक सी दिखने वाली लड़की इस कठोर बाजार में कैसे टिकेगी, लेकिन अन्य दिखने से कहीं ज्यादा मजबूत थी। वह सुबह तड़के दुकान खोलती और सैकड़ों किलो वजन के कपड़ों के बंडल बिना किसी पुरुष कर्मचारी की मदद के आसानी से उठा लेती। वह मुश्किल ग्राहकों को भी बड़ी कुशलता से संभाल लेती और बाजार के व्यापारियों की बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेकर जल्द ही अपनी जगह बना ली। उसके मिलनसार स्वभाव और सबके प्रति दयालुता के कारण बाजार के लोग उसे प्यार से हमारी चांदनी कहने लगे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह शांत चेहरे वाली अन्या शर्मा भारतीय नौसेना की सबसे खास यूनिट मार्कोस मरीन कमांडो की एक पूर्व सदस्य, इतिहास की एकमात्र महिला टीम लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर के पद से रिटायर हुई शेरनी थी। नर्क जैसी ट्रेनिंग और खून खराबे वाले युद्ध के मैदानों को छोड़कर इस बाजार में लौटना उसके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। उसे हर सुबह बाजार का शोर, तेल में तलते समोसों की खुशबू और लोगों के बीच का अपनापन अच्छा लगता था। वह कपड़ों के मुलायम स्पर्श, ग्राहकों के साथ मोल भाव की मिठास और मेहनत की कमाई से पी गई एक कप चाय की खुशी को महसूस कर रही थी। उसने अपने अतीत को पूरी तरह से दफना दिया था और अन्या टेक्सटाइल्स की एक साधारण मालकिन के रूप में जीने में खुश थी। लेकिन दुनिया उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। चौक फाइनेंस का मालिक विक्रम सिंह और उसका दाहिना हाथ राणा, शुरुआत में वे भी बाजार के दूसरे साहूकारों की तरह लगते थे, जो जरूरत के समय व्यापारियों को पैसा उधार देते थे। जिन व्यापारियों के लिए बैंक के दरवाजे बंद थे, उनके लिए वे एक उम्मीद की किरण थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया,
उनका असली रंग सामने आने लगा। कानूनी सीमा के आसपास रहने वाला ब्याज दर अचानक लेट फीस, सर्विस चार्ज और मैनेजमेंट फेसेस जैसे अजीब नामों के साथ आसमान छूने लगा। शुरुआत में विनम्र रहने वाले राणा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसके मुक्के व्यापारियों के ठेलों को धमकाने लगे। अन्या ने भी दुकान संभालते समय हुए कर्ज के कारण उनसे पैसे लिए थे, लेकिन उसने अपनी फौजी सख्ती के साथ खरार के हर एक शब्द का विश्लेषण किया था और हर महीने बिना एक दिन की देरी के ब्याज चुकाया था। यही एक वजह थी कि राणा उससे सीधे तौर पर कुछ नहीं कह पाता था। उसके पास कोई कमी निकालने की जगह ही नहीं थी। लेकिन दूसरे व्यापारियों की हालत अलग थी। बाजार में ज्यादातर लोग रोज कमाकर रोज खाने वाले थे। अगर किसी दिन धंधा मंदा हो जाता तो ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाता। ऐसे में राणा और उसके गुंडे किसी भूत की तरह आ धमकते और हंगामा करते। उनकी गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस दोपहर वादे के मुताबिक अन्या पार्वती अम्मा की दुकान पर गई। दुकान के एक कोने में लगी छोटी सी मेज पर बैठकर वह चाय पी रही थी। तभी उसकी नजर सामने सब्जी वाले युवक रोहन पर पड़ी, जो उदास चेहरे से अपनी दुकान के सामने टहल रहा था। 25 साल का एक मेहनती लड़का जो अपनी बीमार मां की देखभाल करता था और अपने पिता की दुकान चलाता था। इस रोहन को फिर कोई चिंता खाए जा रही है। कई दिनों से चेहरा उतरा हुआ है, पार्वती अम्मा ने अफसोस जताते हुए कहा। बेचारे ने अपनी मां के इलाज के लिए विक्रम सिंह से कुछ पैसे लिए थे। अन्या की नजरें तेज हो गईं। उसने देखा कि रोहन की बेचैन आंखें एक ही जगह पर टिकी थीं। बाजार के प्रवेश द्वार पर राणा और उसके गुंडे एक और व्यापारी को धमकाकर पैसे वसूल रहे थे। यह दृश्य ऐसा था मानो भूखे लकड़बग्घों का झुंड किसी कमजोर जानवर का शिकार कर रहा हो। अम्मा, क्या ये लोग शुरू से ही इतने जालिम थे? अन्या के सवाल पर पार्वती अम्मा ने चाय का कप नीचे रखा और एक गहरी सांस ली। नहीं बेटी, ऐसा नहीं था। पहले ये विक्रम सिंह भी बाजार में छोटा मोटा काम करता था, फिर उसे पैसों के इस खेल में मजा आने लगा और देखते ही देखते वह एक राक्षस बन गया। पहले कुछ साल तो सब लोग उसका शुक्रिया अदा करते थे। हम जैसे लोगों के लिए जिन्हें बैंक से कर्ज नहीं मिलता, वह किसी फरिश्ते जैसा था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान को पैसे का स्वाद लग जाता है तो वह बदल जाता है। पार्वती अम्मा की बात अधूरी रह गई। बाजार के शांत माहौल के पीछे छिपा एक काला साया। अन्या को एहसास हुआ कि यह साया उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत था और यह बाजार के लोगों की जिंदगी को धीरे धीरे खा रहा था। तभी राणा और उसके गुंडों ने अपना अगला शिकार चुना। उनके भारी शरीर रोहन की सब्जी की दुकान की ओर बढ़ रहे थे। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे उसे घेर चुके थे। ओए रोहन, आज कौन सा दिन है, याद है? राणा की आवाज पूरी गली में गूंज गई। आसपास के व्यापारी अपना काम रोककर घबराई हुई नजरों से देखने लगे, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर सका। अन्या ने अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप धीरे से नीचे रख दिया। उसका शांत समंदर अब धीरे धीरे हिलोरें मारने लगा था। वह बाजार की एक साधारण व्यापारी अन्या शर्मा बनकर जीना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में बसा फौजी अनुशासन और उसकी रगों में दौड़ता योद्धा का खून अपनी आंखों के सामने एक कमजोर को टूटते हुए और एक जालिम को जीतते हुए देखने की इजाजत नहीं दे रहा था। अम्मा, मैं बस 1 मिनट में आई। अन्या अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में अब किसी त्योहार में घूमने निकली दुकानदार की चमक नहीं थी। यह अंधेरे में अपने शिकार को देख चुकी एक शेरनी की आंखें थीं। बाजार की शांति में एक दरार पड़ चुकी थी और उस दरार के केंद्र में अन्या शर्मा खड़ी थी। राणा भाई, इस महीने बस कुछ दिन और दे दीजिए। मां के अस्पताल के खर्च में सारे पैसे चले गए। प्लीज, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। रोहन की आवाज किसी मच्छर की भिन भिनाहट जैसी थी। एक 25 साल के युवक का आत्मविश्वास कहीं खो गया था और वह बस रोने ही वाला था। राणा हंसा। उसने करीने से सजी सब्जियों के ढेर से एक हरी गोभी उठाई और उसे किसी क्रिकेट बैट की तरह अपने कंधे पर टिका लिया। समय? मैं क्या कोई समाज सेवा कर रहा हूं? तेरी मजबूरी मैं समझता हूं, पर तुझे भी तो मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। मुझे भी आगे विक्रम सेठ को हिसाब देना होता है। जब करार पर दस्तखत किए थे तब पढ़ा नहीं था कि देर होने पर ब्याज बढ़ता है। जी, लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा। क्या ज्यादा है, हरामजादे? राणा की दहाड़ के साथ ही उसके हाथ की गोभी रोहन के गाल पर पड़ी। धम्म की आवाज के साथ गोभी के पत्ते चारों ओर बिखर गए। रोहन बिना चीखे जमीन पर गिर पड़ा।
उसके होंठ के कोने से खून की एक पतली धार बह निकली। बाजार का सारा शोर पल भर में थम गया। व्यापारी सांस रोके डरी हुई नजरों से यह नजारा देख रहे थे। राणा की हिंसा बढ़ती जा रही थी, लेकिन दिन दहाड़े सबके सामने किसी पर हाथ उठाना यह पहली बार था। यह सिर्फ हिंसा नहीं थी, यह पूरे बाजार के लिए एक चेतावनी थी, डर पैदा करने का एक तरीका था। एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से जबान लड़ाता है। ओए तुम लोग, इसकी दुकान से जो मिले सब उठा लो, ब्याज के बदले यही सही। राणा का आदेश मिलते ही उसके गुंडे थैलियां लेकर सब्जियों पर टूट पड़े। यह रोहन की पूरी पूंजी थी, उसकी मां के इलाज की एकमात्र उम्मीद। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा सब कुछ लुट जाएगा। रोहन गिरे हुए ही राणा के पैरों से लिपट गया। वह गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन राणा ने उसे किसी कीड़े की तरह पैर मारकर हटा दिया। ठीक उसी पल, बस बहुत हुआ। एक बर्फ जैसी ठंडी और सख्त आवाज ने उनके कदम रोक दिए। सबकी नजरें उस ओर घूमी जहां से आवाज आई थी। अन्या टेक्सटाइल्स की मालकिन अन्या शर्मा। वह हाथ बांधे खड़ी थी और उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। उसके चेहरे से वह मीठी मुस्कान गायब थी और उसकी जगह एक बर्फीली ठंडक थी। राणा ने उसे ऐसे देखा मानो उसे यकीन न हो रहा हो। अन्या जी, ये आप क्या कर रही हैं? हमारे धंधे में टांग मत अड्डाइए, जाइए अपना काम कीजिए। धंधा? मुझे तो यह दिन दहाड़े डकैती लग रही है। सबके सामने एक इंसान को मारना और उसका सामान लूटना, क्या यही आपके धंधे का तरीका है? अन्या एक एक कदम धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ाने लगी। उसके कदमों में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी, जैसे कोई प्रशिक्षित सैनिक दुश्मन के इलाके में घुस रहा हो। उसके हर मूवमेंट में एक आत्मविश्वास था। राणा का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। दूसरे व्यापारियों के सामने और खासकर उस औरत के सामने जिसे वह अपनी नजरों में रखता था, अपनी बेइज्जती होते देख उसका खून खौल उठा। ये औरत क्या बक रही है? अन्या, हमारे मामले में पड़कर अच्छा नहीं होगा। चुपचाप अपनी दुकान पर जाकर कपड़े बेचो, फालतू में मार मत खाओ। मार तो यह लड़का खा रहा है। अन्या की नजरें जमीन पर पड़े कराहते हुए रोहन पर गईं। वह रोहन के पास गई और उसकी हालत देखी। होंठ फट गया था और गाल सूज गया था। अन्या ने अपनी जेब से रूमाल निकालकर रोहन के होंठ से बहता खून धीरे से पोंछा। उसके इस छोटे से काम पर रोहन की आंखों से आंसू टपक पड़े। रोहन, ठीक हो, उठो। अन्या ने रोहन का हाथ पकड़कर उसे सहारा दिया। उसके नाजुक शरीर में इतनी ताकत कहां से आई कि उसने रोहन के लड़खड़ाते शरीर को मजबूती से थाम लिया। यह सब देख रहे राणा के दांत किटकिटाने लगे। हमेशा विनम्र और मुस्कुराने वाली औरत आज उसकी सत्ता को सीधी चुनौती दे रही थी। उसने फैसला किया कि वह अपनी ताकत दिखाएगा और अन्य को उसकी औकात याद दिलाएगा। हाँ, ये तो बड़ा ड्रामा चल रहा है। ठीक है अन्या, क्या तू इस लड़के के कर्ज की जमानत लेगी? इसका ब्याज ही 5 लाख हो गया है, दे सकती है अभी के अभी? राणा ने अकड़ कर कहा। 5 लाख? बाजार के किसी व्यापारी के लिए यह कोई छोटी रकम नहीं थी। वह जानता था कि बाजार में शायद ही कोई होगा जो इतनी रकम तुरंत दे सके, लेकिन अन्या की आंखों में जरा भी शिकन नहीं आई। करारनामा दिखाओ। क्या? रोहन के साथ जो करारनामा किया है वह दिखाओ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूं कि क्या यह वाकई एक कानूनी करार है जिसमें ब्याज 5 लाख तक पहुंच गया। ये पागल हो गई है क्या? मैं तुझे क्यों दिखाऊं? अगर कर्जदार राज्य हो तो कोई तीसरा व्यक्ति करार की शर्तें देख सकता है। यह गैर कानूनी नहीं है। रोहन, क्या मैं तुम्हारा करारनामा देख सकती हूं? रोहन कुछ पल हिचकिचाया, लेकिन फिर अन्या की अडिग नजरों को देखकर उसने सिर हिला दिया। उसने अपनी जेब से मुड़ा तुड़ा करारनामे का एक कागज निकालकर अन्या को दिया। अन्या ने कागज लेकर तेजी से पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें तेज हो गईं। फौज में अनगिनत ऑपरेशन रिपोर्ट्स और खुफिया दस्तावेजों का विश्लेषण करने की उसकी क्षमता जाग उठी। कुछ ही सेकंड में उसने करारनामे में कई खामियां ढूंढ निकाली। राणा भाई, अन्या ने सिर उठाया। उसकी आवाज और भी गहरी और ठंडी हो गई थी। इस करारनामे में बहुत सारी समस्याएं हैं। 3 लाख के मूलधन पर महीने का 10% ब्याज, यानी सालाना 120%। मौजूदा कानून के अनुसार अधिकतम ब्याज दर 20% सालाना से ज्यादा नहीं हो सकती। यह साफ तौर पर गैर कानूनी है। बाजार में हलचल मच गई। व्यापारियों को यह तो पता था कि ब्याज बहुत ज्यादा है, लेकिन इस तरह आंकड़ों के साथ यह पहली बार साबित हुआ था कि यह गैर कानूनी है। राणा घबरा गया। क्या क्या बकवास है? वो तो बस बेसिक ब्याज है लेट होने पर।
लेट पेमेंट पर लगने वाला अतिरिक्त ब्याज भी मूल ब्याज दर से ज्यादा नहीं हो सकता। और यहां लिखे हुए क्रेडिट मैनेजमेंट फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज जैसे आइटम सिर्फ ब्याज बढ़ाने के तरीके हैं। कानूनी तौर पर इनका कोई मतलब नहीं है। हिसाब लगाया जाए तो रोहन ने अब तक जो ब्याज दिया है वह मूलधन से भी ज्यादा है। यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि मारपीट और धमकी के जरिए गैर कानूनी तरीके से कर्ज वसूलने का भी मामला है। क्या आप जानते हैं कि मैं अभी पुलिस को फोन कर सकती हूं? अन्या के शब्दों में कोई रुकावट नहीं थी। वे पूरी तरह तर्कसंगत थे। उसके मुंह से कानूनी धाराएं और तकनीकी शब्द सुनकर अनपढ़ राणा और उसके गुंडे चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने अन्या को बहुत कम आंका था। वह सिर्फ एक खूबसूरत दुकान मालकिन नहीं थी। ये औरत हमें सिखाएगी। गुस्से में आकर राणा ने अपनी बुद्धि खो दी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अन्या का गला पकड़ने की कोशिश की। आज मैं तुझे सबक सिखाता हूं। ठीक उसी पल राणा का हाथ अन्या के कॉलर तक पहुंचने से पहले ही अन्या का शरीर बिजली की तेजी से घूमा। उसने राणा की कलाई को बड़ी सहजता से पकड़ा और अंदर की ओर घूम गई। उसी समय उसके दूसरे हाथ ने राणा की कलाई के जोड़ और कोहनी के अंदरूनी हिस्से पर सटीक वार किया। कड़क की एक भयानक आवाज के साथ राणा के मुंह से चीख निकल गई। आह! उसका हाथ एक अजीब कोण में मुड़ गया था। अन्या यही नहीं रुकी। उसने राणा के शरीर का संतुलन बिगाड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। एक भारी भरकम शरीर के सीमेंट के फर्श पर गिरने की आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। साथ आए गुंडे डरकर पीछे हट गए। अन्या ने गिरे हुए राणा के कान में धीरे से लेकिन बर्फ से भी ज्यादा ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों ने गलत इंसान से पंगा ले लिया। उस आवाज में एक जानलेवा ठंडक थी। यह वही एहसास था जो सिर्फ मौत को कई बार करीब से देख चुके इंसान में होता है। राणा को अपनी टूटी बांह के दर्द से ज्यादा उस डर का एहसास हो रहा था जो उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसके सामने खड़ी औरत इंसान पाचा चाली में डाली है और आजाता को लेकर अपने लगाने में सबसे बड़े खरी भारत तक पर आया है। नहीं थी, वह एक प्रशिक्षित हथियारी मशीन थी, या शायद उससे भी ज्यादा। अन्या ने राणा को जमीन पर छोड़कर उठ खड़ी हुई। उसने ऐसे दिखाया मानो कुछ हुआ ही न हो और डरे हुए बाकी गुंडों से कहा, तुम लोग सारा सामान वापस रखो, इसे उठाओ और दफा हो जाओ। और अपने मालिक विक्रम सिंह को साफ साफ बता देना कल सुबह तक अन्या टेक्सटाइल्स में खुद आए, इन सारे गैर कानूनी करारनामों के साथ। उसके शब्दों में एक ऐसी ताकत थी जिसे कोई नकार नहीं सकता था। गुंडे अपनी टूटी बांह पकड़े कराहते हुए राणा को उठाकर तेजी से बाजार से निकल गए। बाजार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी अपनी आंखों के सामने हुए इस वाकये पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वे बस अन्या और उन गुंडों के गायब होने की जगह को बारी बारी से देख रहे थे। पार्वती अम्मा कांपते कदमों से आगे आईं और अन्या का हाथ पकड़ लिया। बेटी, तू कौन है? अन्या ने अम्मा को देखकर आखिरकार एक हल्की सी मुस्कान दी। यह वही पुरानी मीठी मुस्कान थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक उदासी थी। माफ करना अम्मा, मैं बस शांति से जीना चाहती थी, लेकिन लगता है वो मुमकिन नहीं है। उसने बिखरी हुई सब्जियों को एक एक करके उठाना शुरू कर दिया। हैरान परेशान खड़ा रोहन भी अन्या को देखकर होश में आया और उसकी मदद करने लगा। दूसरे व्यापारी भी एक एक करके आगे आए और चुपचाप बिखरी सब्जियों को समेटने लगे। किसी ने कुछ नहीं पूछा कि अन्या कौन है, उसने यह सब कहां से सीखा। लेकिन एक बात सबको साफ हो गई थी। चांदनी चौक के आसमान में एक नया सितारा उभरा था। एक ऐसा सितारा जो सिर्फ खूबसूरती से चमकता नहीं बल्कि खुद जलकर अंधेरे को दूर भगाता है। एक ऐसा सितारा जो बाजार की लंबी उबाऊ रात के खत्म होने और एक नई सुबह के आने का संकेत दे रहा था। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। विक्रम सिंह राणा जैसे छोटे मोटे गुंडे से कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक सांप था। अन्या यह अच्छी तरह जानती थी। वह चुपचाप आने वाले तूफान की तैयारी करने लगी। बाजार की शांति की रक्षा के लिए उसकी आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह चांदनी चौक में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। कल की घटना आग की तरह पूरे बाजार में फैल गई थी। कुछ लोग खुश थे और अन्या को किसी हीरो की तरह देख रहे थे, जबकि कुछ विक्रम सिंह के बदले के डर से सहमे हुए थे। अन्या शर्मा का नाम अब सिर्फ एक दुकान मालकिन का नहीं बल्कि बाजार का सबसे चर्चित विषय बन गया था। अन्या ने हमेशा की तरह सुबह दुकान खोली और चुपचाप कपड़ों के थान संभालने लगी।
उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तूफान से पहले की शांति। जो उसे जानते थे वे समझते थे कि इसका क्या मतलब है। यह एक योद्धा का सबसे भीषण युद्ध से पहले का आत्मनियंत्रण था। सुबह 10 बजे वादे के मुताबिक एक काली सेडान कार बाजार के मुहाने पर आकर रुकी। कार से विक्रम सिंह उतरा। वह राणा की तरह हट्टा कट्टा नहीं था, बल्कि इस्त्री किए हुए सूट, सलीके से बने बाल और सोने के फ्रेम वाले चश्मे में वह किसी छोटी कंपनी का शरीफ मालिक लग रहा था। लेकिन उसकी आंखें किसी ठंडे खून वाले सरीसृप की तरह थीं, बिना किसी भाव के, जो सामने वाले के आर पार देखकर उसकी कमजोरी ढूंढ निकालती हैं। वह कुछ आदमियों के साथ सीधे अन्य टेक्सटाइल्स की ओर बढ़ा। बाजार के लोग सांस रोके उसे रास्ता दे रहे थे। सबको लग रहा था कि जिसका डर था वही होने वाला है। आदमियों के साथ सीधे अन्य टेक्सटाइल्स की ओर। अन्य शर्मा जी, आप ही हैं? दुकान में घुसकर विक्रम सिंह ने एक नरम लेकिन डरावनी आवाज में पूछा। अन्य ने कपड़े संभालते हुए हाथ रोके और उसकी ओर देखा। मैं ही अन्य हूं और आप विक्रम सिंह जी हैं। सुना था आप बहुत खूबसूरत हैं। आपसे इस तरह मिलकर अफसोस हुआ। मेरे आदमी ने कल बहुत बड़ी गलती की। उसकी गलती की जिम्मेदारी लेते हुए मैं आपसे माफी मांगता हूं। विक्रम सिंह ने सम्मान से सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। वही बात को खरी तरसाल में लगा है। अन्य की प्रतिक्रिया देख रहा था। वह यह परख रहा था कि क्या अन्य कल की जीत के नशे में उत्तेजित होगी या उसके इस विनम्र रवैये से लापरवाह हो जाएगी। अन्य उसकी मंशा समझ रही थी। माफी आपको मुझसे नहीं, रोहन और बाजार के बाकी व्यापारियों से मांगनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि यह मामला सिर्फ माफी से खत्म होगा। अन्य ने काम करने वाली मेज पर रोहन से मिला करारनामा फैला दिया। जो कागजात मैंने मंगवाए थे वे सब आप लाए हैं। इस बाजार के व्यापारियों के साथ किए गए सारे कर्ज के करारनामे की असली कॉपी। विक्रम सिंह के होंठ हल्के से कांपे। यह औरत मामूली नहीं थी। उसने सीधे मुद्दे की जड़ पकड़ ली थी। अन्या जी, हमारा काम कानूनी तौर पर पूरी तरह साफ सुथरा तो नहीं है, यह मैं मानता हूं, लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती है ना? सब एक दूसरे की जरूरत से बंधे हैं। हम भी अपना पेट पालने के लिए यह करते हैं। अगर आप इतनी सख्ती दिखाएंगी तो दोनों के लिए मुश्किल होगी। उसने धीरे धीरे फुसलाने और धमकाने की मिली जुली भाषा में बात आगे बढ़ाई। कल राणा ने जो किया वह हमारी गलती थी, इसलिए उस रोहन नाम के लड़के का कर्ज मैं पूरी तरह माफ कर दूंगा और आपको भी अलग से एक मोटी रकम दूंगा। इस बात को यहीं खत्म करते हैं और आगे से एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। कैसा रहेगा? यह एक आकर्षक प्रस्ताव था। रोहन का कर्ज खत्म हो जाता और अन्य को बहुत सारे पैसे मिल जाते और बाजार वापस अपनी पुरानी बेचैन शांति में लौट जाता। ज्यादातर लोग इस पर मान जाते, लेकिन अन्या ने सिर हिला दिया। मैं यह नहीं चाहती। तो आप क्या चाहती हैं? पहला, रोहन के साथ की गई मारपीट के लिए घुटनों पर बैठकर माफी मांगे। इलाज का खर्च और मुआवजा भी देना होगा। विक्रम सिंह का चेहरा सख्त हो गया। दूसरा, अब तक बाजार के व्यापारियों से वसूला गया सारा नाजायज ब्याज वापस करें और सारे करारनामे कानूनी ब्याज दर के हिसाब से दोबारा बनाए जाएं। तीसरा, अन्य ने कुछ पल रुककर विक्रम सिंह की आंखों में सीधे देखा। उसकी नजरें किसी तलवार की धार की तरह थीं। दोबारा इस चांदनी चौक में कदम मत रखना। तुम जैसे झोंकों के बिना भी हम व्यापारी अपनी मेहनत से जी सकते हैं। विक्रम सिंह के चेहरे से आखिरकार मुस्कान गायब हो गई। उसका असली चेहरा सामने आ रहा था। अन्य, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम होती कौन हो मुझे आदेश देने वाली? यह आदेश नहीं, सूचना है, और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, बड़ी मजेदार बात है। कल मेरे एक आदमी की बांह तोड़ दी तो खुद को क्या समझने लगी हो? तुम शायद जानती नहीं कि मैं कौन हूं। विक्रम सिंह ने इशारा किया और पीछे खड़े उसके आदमी अन्या को घेरने लगे। छोटी सी दुकान में तनाव भर गया। अन्या, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अभी भी घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन अगर जिद करोगी तो इस खूबसूरत चेहरे का क्या होगा मैं नहीं कह सकता, और इस दुकान का भी। यह एक खुली धमकी थी, लेकिन अन्या जरा भी नहीं डरी, बल्कि उसके होंठों पर एक हल्की सी हंसी आ गई। विक्रम सिंह जी, शायद आप ही नहीं जानते कि आपने किससे पंगा लिया है। बात खत्म होते ही अन्य हरकत में आई। जैसे ही सबसे नजदीकी गुंडे ने घूंसा चलाया, अन्य नीचे झुकी और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसका हाथ मोड़ते हुए उसे एक इंसानी ढाल बनाया और दूसरे गुंडे की ओर धकेल दिया।
जब वे दोनों आपस में उलझे, अन्या ने मेज पर पड़ा कपड़े का एक मजबूत रोल उठा लिया। अगले ही पल दुकान एक जंग का मैदान बन गई। अन्या की हरकतें किसी काले तेंदुए जैसी थीं, सटीक, तेज और जानलेवा। वह कम से कम हरकत में दुश्मनों के वार से बचती और उनके सबसे कमजोर जोड़ों और नसों पर सटीक वार करती। कपड़े का रोल उसके हाथ में एक छोटे डंडे की तरह घूम रहा था और दुश्मनों की कलाई, घुटने और कॉलर बोन को बेरहमी से तोड़ रहा था। आह, उफ! हट्टे कट्टे आदमी चीखते हुए एक एक करके गिरने लगे। वे मोहल्ले के लड़ने वाले गुंडे थे, लेकिन अन्य एक इंसानी हथियार थी। यह लड़ाई शुरू से ही बराबरी की नहीं थी। विक्रम सिंह अपनी आंखों के सामने हो रहे इस नजारे पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह डरे हुए चेहरे से पीछे हट रहा था। जिस दुनिया को वह जानता था वह ढह रही थी। उसकी दुनिया, जहां हिंसा और डर से सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता था, एक नाजुक सी औरत के हाथों बिखर रही थी। 1 मिनट से भी कम समय में दुकान में विक्रम सिंह को छोड़कर बाकी सब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। अन्या ने हाथ में पकड़ा कपड़े का रोल जमीन पर फेंक दिया। उसके बाल जरा भी नहीं बिखरे थे और सांस भी नहीं फूली थी। वह विक्रम सिंह के पास गई। अब कुछ बात हो सकती है विक्रम सिंह जी? विक्रम सिंह डर के मारे कुछ नहीं बोल सका। उसकी आंखों में अन्या अब इंसान नहीं थी, वह एक आपदा थी। जो मैंने कहा वह दोबारा दोहराने पर मजबूर मत करना। अन्या ने विक्रम सिंह की टाई पकड़कर उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने खींच लिया और उसके कान में सिर्फ उसे सुनाई देने वाली आवाज में फुसफुसाई, मैंने तुम जैसे कचरे को इंसानों की जिंदगी से खेलते हुए बहुत देखा है और मुझे यह भी पता है कि ऐसे लोगों का अंत कैसा होता है। यह मेरा इलाका है जिसे मैंने अपनी जान पर खेलकर बचाने का फैसला किया है। मेरे लोग, मेरी जगह। अगर दोबारा मेरी नजरों के सामने आए तो इस बार सिर्फ हाथ पैर से काम नहीं चलेगा, समझ गए? उसकी आवाज में नर्क की ठंडक थी। विक्रम सिंह ने पागलों की तरह सिर हिलाया। उसके दिमाग में सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा बची थी। अन्या ने उसे धकेल दिया। विक्रम सिंह लड़खड़ाता हुआ अपने आदमियों की परवाह किए बिना भाग खड़ा हुआ। शोर सुनकर दुकान के बाहर जमा हुए बाजार के लोग हैरान होकर यह सब देख रहे थे। वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि नाजुक सी दिखने वाली अन्या टेक्सटाइल्स की मालकिन ने बाजार में दहशत फैलाने वाले गुंडों को अकेले ही धूल चटा दी। अन्या दुकान से बाहर निकली। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाजार के लोगों के चेहरों को एक एक करके देखा। डर, हैरानी और सम्मान के मिले जुले भाव। तभी पार्वती अम्मा अन्या के पास आई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अम्मा के हाथ झुर्रियों वाले और खुरदुरे थे, लेकिन उनमें दुनिया की सबसे ज्यादा गर्मजोशी थी। शुक्रिया बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा के एक शब्द से अन्या का सख्त चेहरा आखिरकार नरम पड़ गया। उसकी आंखें नम हो गईं। यह एक शुरुआत थी। यहां वहां से तालियों की आवाज आने लगी। पहले छोटी और झिझकती हुई तालियां जल्द ही पूरे बाजार को हिला देने वाली गड़गड़ाहट में बदल गईं। रोहन और दूसरे व्यापारी भी अन्या के प्रति अपनी सच्ची कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त कर रहे थे। लंबे समय से उन्हें दबाए रखने वाला डर का साया हट रहा था। म्यान में छिपी एक तेज तलवार, अन्या शर्मा ने आखिरकार अपना असली रूप दिखाया और बाजार के अंधेरे को काट दिया। लेकिन अन्या जानती थी कि विक्रम सिंह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह और भी चालाक और घटिया तरीके से बदला लेने की कोशिश करेगा। आज की जीत एक लंबी और कठिन जंग की पहली लड़ाई थी। वह बाजार के लोगों के जयकारों को पीछे छोड़कर एक अनदेखे और बड़े दुश्मन के साथ लड़ाई की तैयारी करने लगी। उसकी नजरें बाजार से परे शहर के उस गहरे अंधेरे की ओर थीं जहां असली खतरा छिपा था। शांति अभी नहीं आई थी। विक्रम सिंह के दुम दबाकर भागने के अगले दिन चांदनी चौक में एक अजीब सी हलचल और बेचैनी का माहौल था। व्यापारी लंबे समय बाद सीना तान कर अपना धंधा कर रहे थे। राणा का खौफनाक चेहरा और उसकी परछाई की तरह साथ रहने वाले गुंडों के गायब होने से ही बाजार की हवा साफ हो गई थी। लोग अन्या टेक्सटाइल्स के पास से गुजरते हुए अन्या को सम्मान भरी नजरों से देखते। अगर वह दुकान के बाहर पानी भी छिड़कती तो पड़ोस की पार्वती अम्मा ताजे समोसे और सामने वाला फल वाला सबसे अच्छे सेब लाकर उसका हाथ पकड़ लेता। अन्या उनकी गर्मजोशी का जवाब मुस्कान से देती, लेकिन उसके मन में सतर्कता बनी हुई थी। वह जानती थी घायल शेर और भी खतरनाक हो जाता है और चालाक सांप जब सामने से हमला करने में नाकाम होता है
तो अंधेरे में अपने जहरीले दांत दिखाता है। विक्रम सिंह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसका अंदाजा सही था। विक्रम सिंह का बदला किसी तलवार या मुक्के की तरह नहीं आया। वह धुंध की तरह फैलती अफवाहों और धीमी बारिश की तरह भिगोने वाले चालाक दबाव के रूप में आया। बदलाव छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ। बाजार के व्यापारियों के लिए सामान ढोने वाला ट्रक ड्राइवर अचानक काम छोड़कर चला गया। उसने निजी कारण बताए, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर साफ दिख रहा था। नया ड्राइवर ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी चांदनी चौक का काम लेने को तैयार नहीं था। व्यापारियों को खुद भारी सामान ढोना पड़ा और उनकी कमर और पैरों में दर्द रहने लगा। कुछ दिनों बाद पार्वती अम्मा की दुकान पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम आ धमकी। कारण बताया गया कि कई गुमनाम शिकायतें मिली हैं। दशकों से एक ही जगह पर व्यापार करने वाली और सफाई को लेकर कभी कोई शिकायत न पाने वाली पार्वती अम्मा हैरान रह गईं। टीम ने छोटी छोटी बातों पर कमी निकालकर चेतावनी दी और जुर्माना लगा दिया। यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन रोहन की सब्जी की दुकान पर फायर डिपार्टमेंट की जांच हुई। पुराने बिजली के तारों को मुद्दा बनाकर दुकान बंद करने की धमकी दी गई। फिर कसाई की दुकान पर मीट की क्वालिटी, मसाले वाले की दुकान पर एक्सपायरी डेट, जैसे मानो किसी ने योजना बनाई हो। सरकारी विभागों के छापे बाजार में पड़ने लगे। व्यापारी हर दिन डर में जी रहे थे। वे अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कब कौन सी नई मुसीबत आ जाएगी। सब जानते थे कि इसके पीछे विक्रम सिंह का हाथ है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। वह अपने हाथ गंदे किए बिना कानूनी प्रक्रियाओं की आड़ में पूरे बाजार का गला घोंट रहा था। यह सीधी हिंसा से कहीं ज्यादा तकलीफदेह और चालाक तरीका था। और सबसे खतरनाक हमला लोगों के दिलों में शक पैदा करने वाली अफवाहों से हुआ। अन्या टेक्सटाइल्स वाली आखिर है कौन वो? कल देखा लोगों को कैसे पीट रही थी। कहीं कोई पुरानी गुंडी तो नहीं? मैंने तो सुना है कि वो सरहद पार से आई कोई जासूस है, तभी तो उसकी आंखों में इतनी ठंडक है। फुसफुसाहट से शुरू हुई बातें दिन ब दिन बढ़कर भयानक अफवाहों में बदल गईं। अन्या को हीरो मानने वाला माहौल धीरे धीरे शक और डर में बदलने लगा। यह तथ्य कि कोई भी उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता था, अब डर का कारण बन गया था। खसखसकर बाजार के मामलों से हमेशा नाखुश रहने वाले गुप्ता जी जैसे लोग अफवाहों को और हवा दे रहे थे। कहीं हम उस अन्या के चक्कर में बेवजह तो नहीं पिस रहे? भेड़िए को भगाने के चक्कर में कहीं हमने शेर को तो नहीं बुला लिया? जब विक्रम सिंह था तो कम से कम ब्याज चुकाकर चैन से धंधा तो कर सकते थे। अब यह क्या है? रोज कोई ना कोई सरकारी आदमी आकर परेशान करता है। फूट पड़नी शुरू हो गई थी। विक्रम सिंह यही चाहता था, एक मजबूत समुदाय को अंदर से तोड़ना, डर और शक का जहर फैलाकर लोगों को एक दूसरे पर अविश्वास करने पर मजबूर करना और आखिरकार उन्हें अपने ही बोझ तले दबकर हार मानने पर मजबूर करना। अन्या यह सब चुपचाप देख रही थी। वह अपने प्रति उठती शक की नजरों और व्यापारियों की गहरी होती सांसों को महसूस कर रही थी, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। यह भावनाओं में बहने का समय नहीं था। यह दुश्मन के हमले के तरीके का विश्लेषण करने और एक अनदेखे युद्ध का नक्शा बनाने का समय था। वह दिन में हमेशा की तरह कपड़े बेचती और ग्राहकों से बात करती, लेकिन रात में वह फिर से मार्कोस की लेफ्टिनेंट कमांडर अन्या बन जाती। दुकान बंद करके अपने छोटे से कमरे में वह चांदनी चौक और आसपास के इलाके का नक्शा फैलाकर जानकारी इकट्ठा करने लगी। जिन दुकानों पर छापे पड़े, उन अधिकारियों के नाम और पद, छापों का समय और तरीका, ट्रक ड्राइवर के काम छोड़ने की वजह और उससे मिलने वाले अजनबी लोग, बाजार में फैल रही अफवाहों का स्रोत और उनके फैलने का रास्ता। वह बिखरी हुई जानकारियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना रही थी, जैसे दुश्मन की हरकतों पर नजर रखकर ऑपरेशन की योजना बनाई जाती है। उसने रोहन को चुपके से बुलाया। पूरी तरह से हिम्मत हार चुका रोहन अन्या की वजह से एक नई हिम्मत पा चुका था। वह अब अन्या पर पूरा भरोसा करता था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। रोहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दीदी, आप बस हुक्म कीजिए, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। जान इतनी सस्ती नहीं है, इसके बजाय तुम मेरे आंख और कान बनो। अन्या ने रोहन को बाजार के व्यापारियों की हरकतों पर नजर रखने और खासकर डर फैलाने या अफवाहें उड़ाने वालों पर ध्यान देने को कहा। साथ ही जब भी कोई सरकारी कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति बाजार में आए
तो उसकी हरकतों को ज्यादा से ज्यादा विस्तार से नोट करने को कहा। यह खतरनाक काम है, तुम्हारी पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए। कर सकोगे? जी दीदी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। रोहन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसके लिए यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह अपने हीरो के लिए और अपनी जिंदगी के ठिकाने इस बाजार को बचाने के लिए उसकी पहली लड़ाई थी। कुछ दिनों बाद अन्या पार्वती अम्मा के पास गई। लगातार छापों से थकी हुई अम्मा ने अन्या को देखते ही चाय का कप नीचे रख दिया। बेटी, अब क्या होगा? मैंने पूरी जिंदगी लगाकर यह दुकान बनाई है और अब यह बंद होने की कगार पर है। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी वजह से। यह तेरी गलती नहीं है, वे लोग ही जालिम हैं। लेकिन मैं देख रही हूं कि लोग धीरे धीरे हिम्मत हार रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सब बिखर जाएं। अन्या ने अम्मा के झुर्रियों वाले हाथ पकड़ लिए। अम्मा, इसीलिए मैं आपके पास एक चाचा लेकर आई हूं। हमें बाजार की व्यापारी समिति को फिर से मजबूत करना होगा। चांदनी चौक की व्यापारी समिति सिर्फ नाम की थी, जो सालों से ठीक से काम नहीं कर रही थी। अन्या ने सोचा कि अगर इसी तरह अलग अलग लड़ते रहे तो हार जाएंगे। उन्हें फिर से एक होना होगा और इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सबको जोड़ सके। बाजार में सबसे बुजुर्ग और सबकी सम्माननीय पार्वती अम्मा इसके लिए सबसे उपयुक्त थीं। मैं क्या कर सकती हूं बेटी? अम्मा, आप बस हमारा नेतृत्व कीजिए। अगर आप आगे आएंगी तो सब आपका साथ देंगे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हमारे साथ जो भी अन्याय हुआ है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे और मीडिया और सामाजिक संगठनों तक पहुंचाएंगे। नगर निगम के इन गलत छापों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अकेले हम यह नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक हो जाएं तो कर सकते हैं। अन्या की दृढ़ और आत्मविश्वासी आवाज सुनकर पार्वती अम्मा की धुंधली आंखों में फिर से चमक आ गई। वह अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत इस बाजार को उस सांप जैसे आदमी के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। ठीक है, यह बुढ़िया अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगी। उस शाम पार्वती अम्मा के नेतृत्व में एक आपातकालीन व्यापारी सभा बुलाई गई। बाजार के एक बड़े रेस्टोरेंट में जमा हुए व्यापारियों के चेहरों पर डर और गुस्सा मिला हुआ था। जब अन्या सामने आई तो यहां वहां से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। अन्या बिना कुछ कहे मंच पर चढ़ी और व्यापारियों को धीरे धीरे देखने लगी। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने बोलना शुरू किया। मैं जानती हूं कि यहां मौजूद बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आज की मुश्किलों का कारण मैं हूं। कुछ लोग मुझसे नाराज भी होंगे। उसकी शांत आवाज ने शोरगुल वाले हॉल को शांत कर दिया। लेकिन एक बार सोचिए, जब हम विक्रम सिंह के पैरों तले दबे हुए जी रहे थे, क्या वह सच में शांति थी? जब हम हर पल फटने वाले कर्ज के बोझ तले दबे थे और उनके मूड के हिसाब से हमारा दिन भर का धंधा चौपट हो जाता था, क्या वह सब ठीक था? कोई जवाब नहीं दे सका। विक्रम सिंह अब हमें परख रहा है। वह देख रहा है कि हम कितने कमजोर हैं, कितनी आसानी से टूट सकते हैं। वह इंतजार कर रहा है कि हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए आखिरकार हार मान लें। अगर ऐसा हुआ तो वह पहले से भी ज्यादा ताकत से हम पर राज करेगा और तब हमारी जिंदगी आज से भी बदतर होगी। क्या आप वाकई ऐसा चाहते हैं? अन्या की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें मौजूद ताकत हर किसी के दिल में उतर रही थी। मैंने लड़ने का फैसला किया है। मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर लड़ें। यह बाजार हमारे बाप दादाओं के खून पसीने से सींचा हुआ हमारा घर है। यह किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि आपका है। आपको अपनी चीज खुद बचानी होगी। उसने अपने साथ लाए कागजों का बंडल निकाला। उसमें रोहन के साथ मिलकर इकट्ठा किए गए गलत छापों के सबूत, तस्वीरें और व्यापारियों के नुकसान का ब्यौरा था। यह हमारा हथियार है। हम अब हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे। हम कानून और एकता से लड़ेंगे। क्या आप मेरा साथ देंगे? भाषण के बाद रेस्टोरेंट में एक भारी खामोशी छा गई। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी गुप्ता जी अपनी जगह से उठे। बातें तो बड़ी अच्छी कर लेती हो, लेकिन हमसे चाहते क्या हो? कल के धंधे का क्या होगा? क्या पता वो लोग फिर क्या कर बैठें? तुम्हारी बातों पर यकीन करके हम कैसे आगे आ जाएं? उसकी आवाज का साथ देने के लिए कुछ और आवाजें भी उठीं। माहौल फिर से बिगड़ने ही वाला था कि रेस्टोरेंट का दरवाजा जोर से खुला। रोहन था, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वह हांफते हुए चिल्लाया, दीदी, बड़ी गड़बड़ हो गई। विक्रम सिंह के आदमियों ने बाजार में आग लगा दी है। सब कुछ थम गया। अन्या की आंखें ठंडी पड़ गईं। सांप की फुसफुसाहट खत्म हुई और आखिरकार उसके जहरीले दांत बाजार के दिल पर आ लगे थे। कहां?
अन्या के चिल्लाने के साथ ही व्यापारी रेस्टोरेंट से बाहर भागे। रात के अंधेरे में डूबे बाजार में मसाले की दुकानों वाले इलाके से लाल लपटें और काला धुआं उठ रहा था। आग, आग! किसी की चीख ने बाजार को चीर दिया। रात का शांत बाजार पल भर में एक भयानक मंजर में बदल गया। लोग चीखते हुए भाग रहे थे या हैरान परेशान होकर जलती हुई लपटों को देख रहे थे। होश में आओ, 119 पर फोन करो और सब लोग बाल्टी और आग बुझाने वाले सिलेंडर लेकर आग बुझाओ। अन्या की दहाड़ ने घबराए हुए लोगों को जगाया। वह सबसे पहले पास रखा आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाकर आग की ओर भागी। कुछ नौजवान व्यापारी होश में आए और उसके पीछे भागे। आग सूखी लकड़ी और सामान को जलाते हुए तेजी से फैल रही थी। जहरीला धुआं सांस लेना भी मुश्किल कर रहा था। यह सिर्फ आगजनी नहीं थी, यह बाजार की रीढ़ तोड़ने और व्यापारियों की सारी संपत्ति को राख में मिलाकर उन्हें बर्बाद करने की विक्रम सिंह की एक क्रूर योजना थी। अन्या ने सुरक्षा पिन निकालकर कुशलता से सिलेंडर का इस्तेमाल करते हुए आग को फैलने से रोका। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। हवा पूरब की ओर है, अगर इसे नहीं रोका तो आग कपड़ों की दुकानों तक पहुंच जाएगी। वहां आग पकड़ने वाला सामान बहुत है, उससे पहले इसे रोकना होगा। उसे फायर ब्रिगेड के आने तक ज्यादा से ज्यादा समय निकालना था और नुकसान को कम करना था। उसके नेतृत्व में लोग एक अनुशासित तरीके से काम करने लगे। पानी लाना, गीले कपड़ों से आग को ढंकना और जिन दुकानों में अभी आग नहीं लगी थी उनका सामान बाहर निकालना। उस निराशाजनक स्थिति में वे अनजाने में ही अन्य का अनुसरण कर रहे थे। उसकी शांति और दृढ़ता डरे हुए लोगों को हिम्मत दे रही थी। कुछ ही देर में तेज सायरन की आवाज के साथ फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां आ गईं। पेशेवर तरीके से आग बुझाने का काम शुरू हुआ और आग पर 1 घंटे में काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक 3 मसाले की दुकानें पूरी तरह जल चुकी थीं और आसपास की दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ था। बाजार में जली हुई गंध और राख का ढेर था। व्यापारी अपनी जल चुकी दुकानों के सामने बैठकर रो रहे थे। अपनी जिंदगी भर की मेहनत को राख में बदलते देख वे सुन्न हो गए थे। पुलिस ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी। अन्या ने पुलिस अधिकारी से मिलकर आगजनी की आशंका जताई। यह सिर्फ हादसा नहीं है, यह साफ तौर पर आगजनी है। बाजार के व्यापारियों को धमकाने वाले साहूकारों का काम हो सकता है। लेकिन पुलिस की प्रतिक्रिया ढीली थी। शांत हो जाइए और जांच के नतीजों का इंतजार कीजिए। जल्दबाजी में कोई अंदाजा लगाने से जांच में दिक्कत होगी। अन्या को उनके रवैये से कुछ गड़बड़ लगी। उसे एक बुरा ख्याल आया कि शायद विक्रम सिंह के हाथ पुलिस तक भी पहुंच चुके हैं। यह अनदेखा युद्ध उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। अगले दिन बाजार में निराशा और बेबसी छाई हुई थी। जिन व्यापारियों का सीधा नुकसान हुआ था वे तो दुखी थे ही, बाकी व्यापारियों को भी यह अपने ऊपर आई मुसीबत लग रही थी। आज मसाले की दुकानें जली थीं, कल उनकी दुकान भी जल सकती थी। यह डर पूरे बाजार पर हावी था। जिस रेस्टोरेंट में सभा हुई थी वहां लोग फिर से जमा हुए। कल से माहौल बिल्कुल अलग था। उम्मीद की बातें गायब थीं और सिर्फ हार और एक दूसरे के प्रति अविश्वास बचा था। गुप्ता जी ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, अब सब खत्म हो गया, हम हार गए। वे लोग इंसान नहीं हैं। कोई किसी के घर में आग कैसे लगा सकता है? छोड़ दो सब। उन लोगों के सामने घुटने टेक देना ही बेहतर है। लड़ने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। यहां वहां से हार मानने की आवाजें आने लगीं। कल की आगजनी ने उनकी बची खुची हिम्मत को भी राख कर दिया था। सबकी नजरें अन्या पर थीं। उन नजरों में नाराजगी के साथ साथ अब तुम जिम्मेदारी लो का एक मौन दबाव भी था। अन्या चुपचाप मंच पर चढ़ी। उसका चेहरा धुएं और राख से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक न बुझने वाली आग जल रही थी। कल मैंने कहा था कि हमें मिलकर लड़ना होगा। उसकी आवाज में भारीपन था, लेकिन ताकत थी। विक्रम सिंह ने आग लगाकर हमारी दुकानें जलाई हैं, लेकिन वह असल में हमारी संपत्ति नहीं जलाना चाहता था। वह हमारे दिलों को जलाना चाहता था। हमारी उम्मीद, हमारी एकता और साथ मिलकर लड़ने की हमारी इच्छा को राख करना चाहता था। उसने बैठे हुए व्यापारियों को एक एक करके देखते हुए अपनी बात जारी रखी। अगर हम यहां घुटने टेक देते हैं तो उसकी योजना पूरी तरह सफल हो जाएगी। हम जिंदगी भर उसके गुलाम बनकर रहेंगे, उसके फेंके हुए टुकड़ों पर जिएंगे। हमें हर दिन कल की आग से भी ज्यादा भयानक डर में जीना होगा।
क्या आप वाकई ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? तो फिर क्या करें? वे लोग पुलिस से भी नहीं डरते। हमारे पास ताकत नहीं है, गुप्ता जी ने चीख कर कहा। ताकत तब आती है जब हम एक होते हैं। अन्या ने पीछे मुड़कर देखा। उसके इशारे पर रोहन और कुछ नौजवान व्यापारी कुछ सामान लेकर अंदर आए। वह बैनर, पोस्टर और एक चंदा इकट्ठा करने वाला बॉक्स था। आज से हम फिर से शुरुआत करेंगे। जली हुई दुकानें हम अपने हाथों से फिर से खड़ी करेंगे। 10-10 रुपये जोड़कर मेहनत करके हम पहले से भी मजबूत दुकानें बनाएंगे। और अब हम छिपकर नहीं सहेंगे। हम अपना दर्द और उन जालिमों के अत्याचार को दुनिया के सामने लाएंगे। कल सुबह हम नगर निगम के सामने प्रदर्शन करेंगे, मीडिया को बताएंगे, राहगीरों से अपील करेंगे। इस अनदेखी लड़ाई को हम सबके सामने की जंग बनाएंगे। अन्या की योजना साहसी थी। यह किसी अंडे से पत्थर तोड़ने जैसी लग रही थी, लेकिन उसके दृढ़ रवैये और ठोस योजना ने निराश लोगों के दिलों में एक छोटी सी चिंगारी फिर से जला दी। मैं भी मदद करूंगा। सबसे पहले रोहन ने हाथ उठाया। उसकी हिम्मत देखकर दूसरे नौजवान व्यापारी भी एक एक करके शामिल होने लगे। पार्वती अम्मा ने अपनी जमा पूंजी निकालकर सबसे पहले चंदा बॉक्स में डाली। यह बुढ़िया मेहनत तो नहीं कर सकती, पर पैसे तो दे ही सकती है। माहौल बदलने लगा। हार और निराशा की जगह जिद और गुस्सा ले रहा था। विक्रम सिंह की आगजनी ने बिखरते हुए व्यापारियों को और भी मजबूती से एक कर दिया था। यहां तक कि सबसे ज्यादा विरोध करने वाले गुप्ता जी भी चुपचाप आकर पोस्टर बनाने में मदद करने लगे। उनके खुरदुरे हाथ कांपते हुए लिख रहे थे, अवैध साहूकारों की आगजनी बंद करो। उस रात चांदनी चौक सोया नहीं। व्यापारियों ने रात भर जागकर बैनर बनाए और पर्चे तैयार किए। बच्चों ने चंदा बॉक्स को सजाया और औरतों ने प्रदर्शन में जाने वालों के लिए खाना बनाया। पूरा बाजार एक बड़े युद्ध मुख्यालय की तरह काम कर रहा था। अन्या उस सब के केंद्र में थी, सब कुछ निर्देशित कर रही थी। उसने प्रदर्शन की योजना बनाई और मीडिया को भेजने के लिए प्रेस रिलीज लिखी। मार्कोस के समय सीखी गई ऑपरेशन योजना बनाने की क्षमता पूरी तरह से काम आ रही थी। वह सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं, बल्कि जनमत को अपनी ओर मोड़ने और विक्रम सिंह और उसके पीछे की ताकतों पर दबाव बनाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की योजना बना रही थी। सुबह होने से कुछ देर पहले अन्या अपनी दुकान पर लौटकर थके हुए शरीर को धोने लगी। आईने में अपनी शक्ल देखकर उसे अजनबीपन महसूस हुआ। वह एक साधारण व्यापारी बनकर जीना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे फिर से एक युद्ध के मैदान में धकेल दिया था। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे लड़ने के लिए उसके साथी बाजार के लोग थे। उसने अपनी मेज की दराज से एक पुरानी फौजी पहचान पत्र निकाला। ठंडे धातु का स्पर्श उसके मन को शांत कर रहा था। पापा, मम्मी, आप देख रहे हैं, मैं इस बाजार को जरूर बचाऊंगी। सूरज निकला और व्यापारी एक एक करके बाजार के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा होने लगे। उनके हाथों में उनकी अपनी उम्मीदों वाले पोस्टर थे। उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। अन्या उनके सामने खड़ी हुई। दोस्तों, तैयार हो? हाँ। बाजार को हिला देने वाली एक गूंज। यह एक अनदेखे युद्ध के मैदान में आखिरकार सामने आई एक सेना की दहाड़ थी। वे अब पीड़ित नहीं थे। वे अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए लड़ने वाले योद्धा थे। अन्या और बाजार के व्यापारियों की असली जंग अब शुरू हो रही थी। नगर निगम का कार्यालय पल भर में एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। अवैध साहूकार विक्रम सिंह को गिरफ्तार करो। आगजनी की घटना की पुलिस तुरंत जांच करे। हमारे जीने का हक वापस दो। चांदनी चौक को बचाओ। सैकड़ों व्यापारी गला फाड़कर नारे लगा रहे थे। उनकी दर्द भरी आवाजें राहगीरों को रोक रही थीं और कुछ मीडिया चैनलों के कैमरे उनकी तस्वीरें ले रहे थे। अन्या ने लाउड स्पीकर पकड़कर अपने साथ हुए अन्याय को एक एक करके बताया। उसकी तर्कसंगत और दमदार आवाज प्रदर्शन को और भी प्रभावी बना रही थी। विक्रम सिंह और उसके पीछे की ताकतें घबरा गईं। जिन चींटियों को उन्होंने चुपचाप कुचल जाने की उम्मीद की थी, वे एकजुट होकर उनके ही घर पर हमला कर रही थीं। नगर निगम और पुलिस स्टेशन में शिकायतों के फोन आने लगे और इंटरनेट पर चांदनी चौक के व्यापारियों के आंसू शीर्षक वाली खबरें आने लगीं। जनमत हिलने लगा था। लेकिन विक्रम सिंह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने प्रदर्शन स्थल पर भाड़े के गुंडे भेजकर व्यापारियों को धमकाया और प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही अन्या की निजी जानकारी निकलवाने लगा। उसे एहसास हो गया था कि अन्या ही इस सब की जड़ है।
और अगर उसे नहीं तोड़ा गया तो वह खुद खतरे में पड़ जाएगा। अन्य दिन में प्रदर्शन का नेतृत्व करती और रात में विक्रम सिंह की असलियत का पता लगाने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने लगी। सिर्फ बचाव में रहकर यह लड़ाई जीती नहीं जा सकती थी। दुश्मन के दिल पर वार करने के लिए एक निर्णायक चोट की जरूरत थी। उसने रोहन और कुछ भरोसेमंद नौजवान व्यापारियों को अपनी टीम में शामिल किया। विक्रम सिंह सिर्फ एक साहूकार नहीं है, उसके पास जो पैसा और ताकत है वह बाजार के स्तर की नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा धंधा या कोई बड़ा आदमी है, हमें उसे ढूंढना होगा। अन्य की टीम ने विक्रम सिंह और चौक फाइनेंस पर नजर रखनी शुरू कर दी। रोहन अपनी सब्जी की डिलीवरी वैन से उनके दफ्तर के पास निगरानी करता और दूसरे टीम के सदस्य विक्रम सिंह के अड्डे जैसे कि बार या रेस्टोरेंट में ग्राहक बनकर जानकारी इकट्ठा करते। मार्कोस के समय सीखी गई खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और निगरानी की तकनीकें बाजार के व्यापारियों के हिसाब से बदलकर सिखाई गईं। कुछ दिनों की निगरानी के बाद उन्हें एक अहम सुराग मिला। विक्रम सिंह के पैसों का हिसाब किताब बहुत संदिग्ध था और हर गुरुवार की रात उसका आदमी राणा शहर के बाहर एक गोदाम में आता जाता था। कागजों पर वह गोदाम एक बंद हो चुकी कंपनी का था। शेर की गुफा मिल गई। अन्य को एहसास हो गया उस गोदाम में विक्रम सिंह के सारे राज छिपे थे। गुरुवार की रात अन्य ने ऑपरेशन का फैसला किया, लेकिन इस बार उसे अकेले जाना था। वह बिना ट्रेनिंग वाले व्यापारियों को खतरे में नहीं डाल सकती थी। दीदी, हम भी साथ चलेंगे, यह खतरनाक है। नहीं, यह काम मुझे ही करना होगा। तुम लोग बाहर रहकर पुलिस को फोन करने के लिए तैयार रहना और मेरे इशारे का इंतजार करना, तब तक कुछ मत करना। उसका लहजा सख्त था। टीम के सदस्य चिंतित थे, लेकिन उन्हें उसका आदेश मानना पड़ा। रात 11 बजे अन्य काले कपड़ों और टोपी में छिपकर उस गोदाम के पास पहुंची। विशाल गोदाम अंधेरे में एक भयानक रूप लिए खड़ा था और चारों ओर सीसीटीवी कैमरे और कुछ गार्ड पहरा दे रहे थे। सुरक्षा उसकी उम्मीद से ज्यादा कड़ी थी। अन्य गोदाम के पीछे सीसीटीवी के अंधेरे कोने से पहुंची। उसकी हरकतें किसी बिल्ली की तरह शांत और तेज थीं। वह बिना आवाज किए दीवार फांदकर अंदर घुसने में कामयाब हो गई। फौज में सीखी गई घुसपैठ की तकनीकें उसके शरीर में बसी हुई थीं। गोदाम के अंदर बड़े बड़े बक्से रखे थे। वह अंधेरे का फायदा उठाकर छिपते हुए अंदर की छानबीन करने लगी और एक कोने में बने दफ्तर से रोशनी आ रही थी। उसने सावधानी से पास जाकर खिड़की से अंदर झांका। वहां विक्रम सिंह, बांह पर प्लास्टर चढ़ाए राणा और कुछ नए चेहरे थे। वे मेज पर फैले कागजों को देखकर गंभीर बातें कर रहे थे। इस बार जो माल आ रहा है वह बहुत ज्यादा है, ठीक से संभालना, जरा सा भी लीक हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। विक्र मत कीजिए सेठ जी, रास्ता बिल्कुल साफ है। अन्य ने अपना स्मार्टफोन निकालकर चुपचाप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और उसकी नजर मेज पर रखे एक बक्से पर टिक गई। एक बक्सा खुला था और उसमें महंगी घड़ियां और बैग भरे थे, लेकिन वे सब नकली थे। तस्करी और नकली सामान का धंधा, यह विक्रम सिंह का असली काम था। साहूकारी तो सिर्फ पैसे को सफेद करने और बाजार पर कब्जा करने का एक मुखौटा था। और मेज पर एक लैपटॉप रखा था जिसमें उनके सारे सौदों और रिश्वत का हिसाब किताब था। अगर यह मिल गया तो विक्रम सिंह और उसके साथ मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी सब एक साथ पकड़े जाएंगे। अन्य ने फैसला किया, उसे वह लैपटॉप हासिल करना था। उसने दफ्तर के दूसरी तरफ बिजली का मेन स्विच देखा। एक पल की गड़बड़ी पैदा करके उसी बीच लैपटॉप हासिल करने की योजना थी। उसने एक छोटा पत्थर उठाकर स्विच पर सटीक निशाना लगाया। धम्म की आवाज के साथ एक चिंगारी निकली और पूरे गोदाम की बत्ती गुल हो गई। क्या हुआ? लाइट चली गई क्या? दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। जब विक्रम सिंह और उसके आदमी घबरा रहे थे, अन्य अंधेरे में बिजली की तरह दफ्तर में घुस गई। वह टॉर्च की रोशनी में लैपटॉप ढूंढ रहे। राणा के पीछे पहुंची और उसकी गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। कौन है? विक्रम सिंह ने पिस्तौल निकाल ली। अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिख रहा था। अन्य तब तक लैपटॉप उठाकर छिप चुकी थी। विक्रम सिंह, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। अंधेरे में गूंजती अन्य की आवाज सुनकर विक्रम सिंह डर के मारे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। धड़ाम 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 गोलियों की आवाज गोदाम में गूंज उठी। अन्य गोलियों से बचते हुए बक्सों के ढेर के पीछे लुढ़क गई। एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल गई। तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने दांत भींच लिए। निकलना होगा। वह दरवाजे की ओर भागने लगी। विक्रम सिंह के आदमियों ने उसे रोकने की कोशिश की,
लेकिन अंधेरा पूरी तरह से उसके साथ था। वह सिर्फ आवाज और आहट से दुश्मन की जगह का पता लगा रही थी और उनके हमलों से बचते हुए उनके कमजोर अंगों पर वार करके रास्ता बना रही थी। जब वह आखिरकार दरवाजे तक पहुंची, गोदाम की इमरजेंसी लाइट जल उठी और दरवाजे के सामने खून का प्यासा विक्रम सिंह पिस्तौल ताने उसका इंतजार कर रहा था। बस यहीं तक अन्या। उसके चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। अन्या लैपटॉप को सीने से लगाए रुक गई। उसके हाथ से बहता खून जमीन पर टपक रहा था। वह चारों तरफ से घिर चुकी थी। मैं तो पहले ही जानता था कि तुम मामूली नहीं हो, लेकिन इतनी खतरनाक होगी यह नहीं सोचा था। आखिर हो कौन तुम? यह जानकर क्या करोगे? वैसे भी आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अन्या ने बिना थके बल्कि उसे उकसाया। वह समय निकाल रही थी। अंदर आने से पहले उसने रोहन को जो ऑपरेशन शुरू होने का सिग्नल भेजा था, पुलिस के आने का समय हो रहा था। खत्म? हाँ, खत्म तो तुम होगी। वह लैपटॉप इधर दो तो तुम्हारी लाश को इज्जत से ठिकाने लगा दूंगा। विक्रम सिंह ने पिस्तौल से इशारा किया। ठीक उसी पल गोदाम के बाहर से कई पुलिस गाड़ियों के सायरन की आवाजें आने लगीं। विक्रम सिंह का चेहरा हैरानी से भर गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। विक्रम सिंह के घबराते ही अन्या ने हाथ में पकड़ा लैपटॉप उसकी ओर जोर से फेंका। जैसे ही विक्रम सिंह ने लैपटॉप पकड़ने की कोशिश की, अन्या उसके शरीर की ओर झपटी। उसने पिस्तौल वाले हाथ की कलाई मोड़ दी और अपने शरीर के जोर से उसे जमीन पर पटक दिया। विक्रम सिंह के हाथ से पिस्तौल छूटकर दूर जा गिरी। धड़ाम की आवाज के साथ पुलिस की स्पेशल टीम गोदाम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई। हिलो मत, हाथ ऊपर करो। सारा खेल पल भर में खत्म हो गया। विक्रम सिंह और उसके गुंडे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिए गए। अन्या अपने हाथ के जख्म को पकड़े गोदाम के फर्श पर बैठ गई। उसके हाथ में वह लैपटॉप था जिसमें विक्रम सिंह के सारे अपराधों का रिकॉर्ड था। शेर की गुफा में खुद घुसकर उसने आखिरकार शेर के गले में घंटी बांध दी थी। लेकिन वह जानती थी यह लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। विक्रम सिंह के पीछे छिपा हुआ बड़ा साया अब उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ेगा। विक्रम सिंह और उसके गिरोह के पकड़े जाने की खबर चांदनी चौक में किसी त्योहार की तरह आई। टीवी न्यूज पर दिन रात अवैध साहूकारी, तस्करी और नकली सामान के धंधे चलाने वाले आपराधिक गिरोह की कहानी दिखाई जा रही थी और उन्हें पकड़वाने में अहम भूमिका निभाने वाले एक बहादुर नागरिक का भी जिक्र हो रहा था। बेशक वह नागरिक कौन था, यह राज ही रखा गया। बाजार में रौनक लौट आई। व्यापारियों ने मिलकर जली हुई दुकानों को फिर से बनाना शुरू कर दिया। हथौड़ों और आरियों की आवाज लोगों की हंसी के साथ मिलकर एक उम्मीद का संगीत बना रही थी। डर और निराशा की जगह पर एक नई शुरुआत हो रही थी। अन्य बाजार की हीरो थी। जब भी वह गुजरती, लोग अंगूठा उठाकर उसका सम्मान करते और बच्चे उसे किसी फिल्मी सुपर हीरो की तरह देखते। अन्य उनकी इस इज्जत पर मुस्कुराती और पहले की तरह चुपचाप अपना काम करती रहती। टूटी हुई दुकानों का मलबा हटाने और नए खंभे खड़े करने में वह सबसे आगे रहकर पसीना बहाती। कुछ दिनों बाद अन्या को पुलिस स्टेशन से पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसे इसकी उम्मीद थी। वह शांति से पुलिस स्टेशन गई। वहां उसकी मुलाकात इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा से हुई। वह एक अनुभवी और तेज तर्रार पुलिस वाले लग रहे थे। अन्या जी, आप ही हैं? इस केस को सुलझाने में आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन वर्मा ने औपचारिक रूप से धन्यवाद देते हुए अन्या को पूछताछ कक्ष में बैठाया। उसने अन्या को एक कप कॉफी दी और सीधे मुद्दे पर आया। विक्रम सिंह की गिरफ्तारी के समय आपकी पूछा को एक कप कॉफी दी। बहादुरी के किस्से मैंने अपने साथियों से सुने हैं। आप वाकई कमाल हैं। सच कहूं तो यह यकीन करना मुश्किल है कि आप एक आम नागरिक हैं। अर्जुन वर्मा की आंखों में धन्यवाद के पीछे एक गहरा शक छिपा था। हालात खतरनाक थे, शायद इसीलिए मुझ में हिम्मत आ गई। अन्या ने पहले से तैयार जवाब शांति से दिया। यह सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी। हमारी स्पेशल टीम जब पहुंची तो विक्रम सिंह के सारे गुंडे लड़ने लायक नहीं बचे थे और यह सब सिर्फ एक इंसान का काम था। क्या आपने पहले कभी कोई मार्शल आर्ट सीखी है, जूडो या कराटे जैसा कुछ? अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा बहुत सीखा है। दुनिया बहुत खराब है, आप तो जानते ही हैं। अन्या ने बड़ी कुशलता से सवाल के मूल से बचकर जवाब दिया। अर्जुन वर्मा ने और सवाल नहीं किए, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसे परख रही थीं।
उसने पुलिस डेटाबेस में अन्या की जानकारी जांची। नौसेना से लेफ्टिनेंट कमांडर के पद से रिटायर, बस यही खास बात थी। लेकिन इस एक लाइन ने अर्जुन वर्मा के शक को और भी बढ़ा दिया। एक सामान्य महिला थोगा नौसेना अधिकारी के पास ऐसी लड़ने की क्षमता नहीं हो सकती थी। उसे लगा कि उसकी जानकारी में से कोई बहुत बड़ा हिस्सा गायब है। ठीक है, जो भी हो, आपकी बहादुरी के कारण हम एक बड़े अपराधी को पकड़ सके। आगे बाजार में कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर बताइएगा। पूछताछ जल्दी खत्म हो गई, लेकिन अन्या जानती थी कि अर्जुन वर्मा नाम का यह इंस्पेक्टर उस पर नजर रखेगा। बाजार तेजी से अपनी पुरानी शक्ल में लौट रहा था। पुनर्निर्माण का काम पूरा होने पर व्यापारियों ने एक छोटा सा जश्न मनाया। अन्या उस जश्न के केंद्र में थी। पार्वती अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए धन्यवाद दिया और रोहन ने उसे सबसे बड़ा चाय का कप दिया। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होती तो हम सब ने मिलकर यह किया है। अन्या लोगों के बीच हंस रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी यह यकीन नहीं था कि क्या वाकई शांति आ गई है। विक्रम सिंह तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी कहां था? क्या वह अपनी कमाई का एक बड़ा जरिया इतनी आसानी से कट जाने देगा? उसका बुरा ख्याल सच साबित हुआ। अगले दिन दोपहर में जब बाजार में भीड़ कम थी, अन्या टेक्सटाइल्स में एक अच्छे सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। वह कोई आम ग्राहक नहीं लग रहा था। उसने अपना परिचय फ्यूचर एसेट मैनेजमेंट के डायरेक्टर मिस्टर संजय खन्ना के रूप में दिया। अन्या शर्मा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। उसकी आवाज विनम्र थी, लेकिन उसमें विक्रम सिंह से अलग एक ठंडी और सोची समझी धमकी थी। अन्या ने उसे दुकान के अंदर एक छोटी मेज पर बैठाया। मिस्टर खन्ना ने अपने ब्रीफ केस से एक मोटा लिफाफा और कुछ कागजात निकालकर मेज पर रखे। हमने सुना है कि चांदनी चौक में बड़ी मुश्किल आई थी। हमारी कंपनी मुश्किल में फंसे पारंपरिक बाजारों की मदद करती है। आग से हुए नुकसान के लिए हम 50 लाख रुपए का दान देना चाहते हैं। 50 लाख! यह बाजार के व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। अन्या ने शक भरी नजरों से उसे देखा। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, और यह, अन्या जी, आपके लिए एक निजी तोहफा है। उसने जो लिफाफा आगे बढ़ाया उसमें नोटों की गड्डियां भरी थीं। अंदाजा था कि कम से कम 10 लाख होंगे। इतना सारा पैसा आप हमें क्यों दे रहे हैं? मिस्टर खन्ना मुस्कुराया। मैंने बताया ना, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। बस हमारी एक छोटी सी इच्छा है। आखिरकार वह अपनी असली बात पर आ गया। विक्रम सिंह के मामले के बाद बाजार का माहौल ठीक नहीं है। हम बस चाहते हैं कि बाजार में जल्दी से शांति लौट आए और व्यापारी अपने काम पर ध्यान दें। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी इस मामले को जल्दी भूलकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाएं। भूलने का मतलब क्या है? पुलिस की जांच में अब और कोई गैर जरूरी बयान न दें। खासकर विक्रम सिंह के पीछे किसी बड़े आदमी के होने जैसी अफवाहें फैलाकर जांच को भटकाने की कोशिश न करें। और वह लैपटॉप जो आप विक्रम सिंह के गोदाम से लाई थीं, उसे हम सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगा देंगे। ऐसी खतरनाक चीज अपने पास रखने में कोई भलाई नहीं है। यह फुसलाना भी था और धमकी भी। पैसे से उसे खरीदकर मामले को विक्रम सिंह के निजी अपराध के रूप में बंद करने की एक चाल। अन्या ठंडी हंसी हंसी। आप लोग हैं कौन? विक्रम सिंह के पीछे आप ही लोग थे। मिस्टर खन्ना के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अन्या जी, मैंने आपको समझदार समझा था, थोड़ी निराशा हुई। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं छूना चाहिए। बेवजह मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत है? यह पैसे लीजिए और बाजार के लोगों के साथ खुशी से रहिए, यही समझदारी है। मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, और तुम जैसे कचरे के दिए हुए पैसे इतने गंदे हैं कि मैं उन्हें छूना भी नहीं चाहती। लेकर जाइए इन्हें। अन्या के सख्त इनकार पर मिस्टर खन्ना का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह अपनी जगह से उठते हुए कागज और लिफाफा वापस बैग में रखने लगा। उसकी आंखों में अब किसी शरीफ व्यापारी की नहीं, बल्कि एक तेज चाकू की धार थी। आप पछताएंगी, अन्या शर्मा। दुकान से निकलने से पहले वह रुका और मुड़कर आखिरी बात कही। उस एक बात ने अन्या के दिल को जमा दिया। नौसेना की स्पेशल फोर्स की लेफ्टिनेंट कमांडर अन्या शर्मा, देश ने आपके लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। उस कुर्बानी को बर्बाद करने वाली बेवकूफी मत कीजिएगा। वे जानते हैं। अन्या के शरीर का खून ठंडा पड़ गया। उसका पूरी तरह से छिपा हुआ अतीत, फौज के अंदर भी कुछ ही लोगों को पता उसकी असली पहचान। वे लोग जानते थे विक्रम सिंह तो बस शुरुआत था।
वह अब एक ऐसे विशाल और खतरनाक साये का सामना कर रही थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तूफान गुजरा नहीं था, असली तूफान तो अब शुरू हो रहा था। मिस्टर खन्ना के छोड़े हुए शब्द किसी जहरीले तीर की तरह अन्या के दिमाग में चुभ गए। वे मेरा अतीत जानते हैं। यह बात सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि उसके अस्तित्व को हिला देने वाला एक डर था। उसका मार्कोस की शेरनी होना एक सैन्य रहस्य था। यह बात किसी आम नागरिक, और वह भी एक आपराधिक गिरोह को पता होना, इस बात का सबूत था कि उनका नेटवर्क देश के सिस्टम में बहुत गहराई तक घुस चुका है। उस दिन के बाद अन्या सो नहीं सकी। बाजार की शांति एक पतली बर्फ की चादर पर टिकी थी। दुश्मन बिना सामने आए उसकी सबसे कमजोर नस को दबा रहा था। पहला हमला एक ऐसी जगह से हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा का फोन आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। अन्या जी, आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? इंस्पेक्टर, विक्रम सिंह का केस ऊपर के आदेश से बंद कर दिया गया है। जांच इस नतीजे पर पहुंची है कि यह विक्रम सिंह का अकेले का काम था। क्या यह साफ है कि उसके पीछे कोई है और आप केस बंद कर रहे हैं? मैं भी पागल हो रहा हूं, लेकिन ऊपर से जो आदेश आता है वह मानना पड़ता है। सख्त आदेश है कि इस केस में अब और कोई जांच नहीं होगी। अन्या जी, आपकी पहचान के रिकॉर्ड को भी डिलीट करने का आदेश आया है। आखिर आप हैं कौन? आपके पीछे कौन है? अर्जुन वर्मा अब अन्या के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ होने का शक कर रहा था। अन्या बस कड़वी हंसी हंस सकती थी। उसके पीछे नहीं, बल्कि दुश्मन के पीछे एक ऐसी ताकत थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पुलिस की जांच को एक झटके में बंद करवा देने वाली ताकत। और दूसरा हमला और भी घटिया और निजी था। एक शाम अन्या के पास एक अनजाने नंबर से फोन आया। कांपती हुई आवाज के मालिक ने अन्या का दिल दहला दिया। अन्या, मैं समीर बोल रहा हूं। समीर भाई? समीर खान, मार्कोस के दिनों में उसका साथी और टीम का डिप्टी कमांडर। एक ऐसा दोस्त जो परिवार से भी बढ़कर था। रिटायरमेंट के बाद उसने एक छोटी सी सिक्योरिटी एजेंसी खोली थी और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी रहा था। भाई, क्या हुआ? आवाज ऐसी क्यों है? मुझसे मिलो, कुछ जरूरी बात करनी है। मिलने की जगह पर समीर की हालत बहुत खराब थी। एक आत्मविश्वासी कमांडो की आंखों की जगह एक नाकामयाब व्यापारी की चिंता और थकान थी। क्या हुआ? भाई, मैं बर्बाद होने वाला हूं। समीर की कहानी चौंकाने वाली थी। कुछ दिनों से अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्पेशल जांच शुरू हो गई और उस पर झूठे टैक्स चोरी के आरोप में भारी जुर्माना लगा दिया गया। उसके क्लाइंट्स ने जैसे एक साथ मिलकर सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए और बैंक ने लोन तुरंत वापस मांगा। यहां तक कि एक छोटे से झगड़े में फंसकर उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काटने पड़े। कोई अनदेखा हाथ उसकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लगा। सब कुछ एक साथ हो रहा था। फिर कल एक आदमी मुझसे मिलने आया। समीर ने सूखा गला तर किया। उसने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई और कहा, अन्या को बता देना, बाजार से दूर रहे और चुपचाप अपनी जिंदगी जिए। यह सिर्फ पहली चेतावनी है। अन्या, तुम किस मुसीबत में फंस गई हो? अन्या ने होंठ भींच लिए। गुस्सा और बेबसी उसके पूरे शरीर में फैल गई। वे अब उसकी सबसे कीमती चीज, उसके पुराने साथियों को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। उसकी वजह से बेकसूर समीर को तकलीफ हो रही थी। माफ करना भाई, मेरी वजह से। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? वे लोग ही कमीने हैं, लेकिन लगता है कि दुश्मन मामूली नहीं है। अपना ख्याल रखना अन्या। सच में? समीर ने ऐसा कहा, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, प्लीज यहीं रुक जाओ। घर लौटकर अन्या गहरी सोच में डूब गई। अगर वह लड़ती रही तो समीर के साथ साथ दूसरे टीम के सदस्यों को भी नुकसान हो सकता था। बाजार के लोग भी खतरे में पड़ सकते थे। शायद उन लोगों की बात मानकर सब कुछ भूल जाना और एक आम व्यापारी बनकर जीना ही सबके लिए बेहतर था। उसने एक पुरानी एल्बम निकाली। उसमें जले हुए चेहरों के साथ मुस्कुराते हुए मार्कोस के टीम के सदस्यों की तस्वीरें थीं। समीर भी था और दूसरे ऑपरेशनों में शहीद हो चुके साथियों के चेहरे भी थे। उन्होंने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था। उसने भी यही किया था। उसे क्यों रिटायर होना पड़ा था? आखिरी ऑपरेशन की भयानक यादें एक भूत की तरह उस पर छा गईं। अफगानिस्तान में एक खुफिया मिशन, एक आतंकवादी संगठन द्वारा अपहरण किए गए एक VIP को बचाने का ऑपरेशन ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी पल में सब कुछ बिगड़ गया।
यह साफ था कि अंदर से जानकारी लीक हुई थी। टीम दुश्मन के जाल में फंस गई और भीषण लड़ाई में 2 साथी मारे गए। अन्य घायल होते हुए किसी तरह VIP को बचाकर वापस लौटी। मुसीबत उसके बाद शुरू हुई। फौज के बड़े अधिकारियों ने जानकारी लीक होने की बात से इनकार कर दिया और सारी जिम्मेदारी ऑपरेशन की नाकामी बताकर अन्य की टीम पर डाल दी। शहीद हुए साथियों को सम्मानित योद्धा की जगह नाकाम सिपाही का तमगा मिलने वाला था। अन्य गुस्से में थी। उसने सच्चाई सामने लाने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ी अनदेखी दीवार से टकरा गई और उस दीवार के केंद्र में जो आदमी था उसका नाम था संजय राठौर। संजय राठौर देश की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी भारत रक्षा सिस्टम्स का चेयरमैन और राजनीति और व्यापार की दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी। VIP को बचाने के ऑपरेशन में हथियारों की सप्लाई और स्थानीय जानकारी की जिम्मेदारी उसी की थी। अन्य को यकीन था कि जानकारी लीक करने के पीछे वही था, लेकिन कोई सबूत नहीं था, बल्कि राठौर ने उस पर देश की इज्जत के लिए चुप रहने का दबाव डाला। आखिरकार अपने शहीद साथियों के सम्मान को बचाने के लिए उसे सब कुछ अपने दिल में दफनाकर चुपचाप वर्दी उतारनी पड़ी। अतीत का भूत वर्तमान के साये के साथ एक हो रहा था। बाजार का साहूकार विक्रम सिंह, उसे धमकाने वाला मिस्टर खन्ना और उसके अतीत को बर्बाद करने वाला संजय राठौर सब एक ही थे। विक्रम सिंह का तस्करी का धंधा राठौर के काले धन को सफेद करने का एक छोटा सा जरिया था। अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। यह सिर्फ बाजार को बचाने की लड़ाई नहीं थी, यह अपने शहीद साथियों का सम्मान वापस पाने और अपने रौंदे हुए अतीत का सामना करने की एक निर्णायक जंग थी। अगर मैं यहां रुक गई तो जिंदगी भर मरी हुई की तरह जीना पड़ेगा। अपने शहीद साथियों, बचे हुए दोस्तों और मुझ पर भरोसा करने वाले बाजार के लोगों के सामने शर्मिंदा न होने के लिए मुझे लड़ना होगा। अन्य की आंखों में फिर से एक ठंडी चमक आ गई। वह अब सिर्फ बचाव नहीं कर सकती थी, उसे सांप की पूंछ नहीं बल्कि उसका सिर कुचलना था। उसने दराज में रखा हुआ एक पुराना अवैध फोन निकाला। यह एक इमरजेंसी नंबर था जो उसने सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करने वाले एक पुराने साथी को दिया था। उसने रिटायर होते समय सोचा था कि वह इस नंबर पर कभी फोन नहीं करेगी, लेकिन अब समय आ गया था। कुछ रिंग के बाद एक दबी हुई आवाज आई, कौन? मैं हूं त्रिशूल। त्रिशूल समुद्र के देवता द्वारा दिया गया त्रिशूल। मार्कोस के दिनों में उसका ऑपरेशनल कोड नेम। फोन के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति की सांस रुक गई। तुम जिंदा हो? हां, अभी तक। मुझे एक मदद चाहिए। बोलो। भारत रक्षा सिस्टम्स का संजय राठौर। उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो सब बताओ। सरकारी रिकॉर्ड नहीं, बल्कि वह जानकारी जो सिर्फ तुम लोगों के पास है, अनौपचारिक रूप से। तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? वह एक ऐसा राक्षस है जिस पर सरकार भी हाथ नहीं डाल सकती। इसीलिए मैं उसे खुद पकड़ना चाहती हूं। मदद कर सकते हो? फोन पर एक लंबी खामोशी छाई रही और फिर एक दृढ़ आवाज आई, ईमेल एड्रेस भेजो। मेरे पास जो कुछ भी है सब भेज दूंगा, लेकिन इसके बाद हमारा रिश्ता खत्म। दोबारा फोन मत करना। शुक्रिया। फोन रखकर अन्या ने अपना पुराना फौजी बैग खोला। उसके अंदर अन्या टेक्सटाइल्स की मालकिन का नहीं, बल्कि स्पेशल एजेंट अन्या का सामान था। उसने उसमें से एक छोटी सी USB निकालकर लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट नक्शे और निगरानी के प्रोग्राम खुल गए। शिकार शुरू हो गया था। शिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक शिकारी के रूप में वह फिर से जाग उठी थी। बाजार की शांति के लिए शुरू हुई लड़ाई अब देश के एक बड़े राक्षस के खिलाफा एक अकेली जंग में बदल चुकी थी। अगली सुबह अन्या के सुरक्षित ईमेल पर एक एन्क्रिप्टेड फाइल आई। यह मिलिट्री इंटेलिजेंस के उसके दोस्त ने अपनी जान जोखिम में डालकर भेजी थी। फाइल को खोलने पर संजय राठौर नामक राक्षस की असलियत से जुड़े ढेरों दस्तावेज सामने आए। उसकी आधिकारिक प्रोफाइल एक कर तक अनार बात होगा। आधिकारिक प्रोफाइल एक कर तक सफल रक्षा उद्योगपति और देशभक्त की थी, लेकिन पर्दे के पीछे अवैध हथियारों का व्यापार, सैन्य रहस्यों को बेचना, राजनीतिक रिश्वतखोरी और अरबों रुपये के काले धन का जाल बुना हुआ था। विक्रम सिंह का नकली सामान की तस्करी का धंधा उसके अनगिनत अवैध कामों में से एक छोटा सा हिस्सा था। अन्य दस्तावेजों का विश्लेषण करते हुए संजय राठौर की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढने लगी। उसे कानून के हवाले करना नामुमकिन था।
वह कानून से ऊपर था। उसे तोड़ने के लिए उसकी सबसे कीमती चीज को नष्ट करना जरूरी था। आखिरकार उसे वह मिल गया, प्रोजेक्ट डेल्टा। भारत के अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की परियोजना से जुड़ा एक अहम पार्ट सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट। हजारों करोड़ का यह कॉन्ट्रैक्ट संजय राठौर का सपना था, जिसके लिए वह सालों से मेहनत कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने के लिए अगले हफ्ते अमेरिका की एक बड़ी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन की एक टीम खुफिया तौर पर भारत आने वाली थी। अगर यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता तो संजय राठौर को एक ऐसा नुकसान होता जिससे वह कभी उबर नहीं पाता। दस्तावेजों में भारत रक्षा सिस्टम्स के R&D सेंटर की खुफिया जानकारी भी थी, जहां अमेरिकी टीम जाने वाली थी। लोकेशन, अंदर का नक्शा और सुरक्षा सिस्टम की कमजोरियां, यह अन्या के दोस्त का आखिरी तोहफा और चेतावनी थी। अन्या ने फैसला कर लिया। उसने समीर को फिर से फोन किया। भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारी तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत है। अन्या, नहीं, वे लोग हमारे बस के बाहर हैं, इसीलिए तुम्हारी जरूरत है। भाई, मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। यह मेरी लड़ाई है, लेकिन अब यह तुम्हारी भी लड़ाई है। अन्या ने संजय राठौर और उस आखिरी ऑपरेशन की सच्चाई बता दी। शहीद साथियों पर लगे झूठे आरोपों और इस सब के पीछे संजय राठौर का हाथ होने की बात जानकर समीर की आंखों में गुस्सा भर गया। अब वह नहीं हिचकिचाया। क्या करना है? अन्या की योजना साहसी और खतरनाक थी। जिस दिन लॉकहीड मार्टिन की टीम R&D सेंटर का दौरा करेगी, उसी दिन सेंटर के मुख्य सर्वर में घुसकर प्रोजेक्ट डेल्टा की तकनीकी जानकारी को बाहर लीक करने का नाटक करना, और साथ ही औकात बात J सेक्शन अपॉर्ट 3 संजय राठौर के काले धन और रिश्वत के दस्तावेजों को अमेरिकी टीम और मीडिया को गुमनाम रूप से भेजना, तकनीकी चोरी और मालिक के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से कॉन्ट्रैक्ट को ही रद्द करवा देना। रोहन भी इस मिशन में शामिल हो गया। वह जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन वह अन्या का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे बाहर रहकर निगरानी करने और संचार संभालने का काम दिया गया। पार्वती अम्मा और बाजार के व्यापारी उनकी योजना तो नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यह एहसास था कि कुछ बड़ा होने वाला है और वे चुपचाप उनकी मदद कर रहे थे। बाजार उनका एक मजबूत बेस कैंप बन गया था। ऑपरेशन से एक रात पहले अन्या अपने कमरे में चुपचाप सामान तैयार कर रही थी। उसने अब बाजार की व्यापारी के कपड़े नहीं, बल्कि शरीर से चिपके हुए काले रंग के स्पेशल ऑपरेशन सूट पहने थे। उसकी कमर पर तार और घुसपैठ के उपकरण लगे थे। उसके चेहरे से वह मीठी मुस्कान गायब थी और सिर्फ एक भावहीन योद्धा का चेहरा था। ऑपरेशन का दिन, D-Day। संजय राठौर के R&D सेंटर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी। अन्या और समीर योजना के अनुसार सेंटर के पीछे एकमात्र अंधेरे कोने वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए अंदर घुसने लगे। समीर अपने छोटे लैपटॉप से अंदर के सुरक्षा सिस्टम को जाम कर रहा था, जबकि अन्य एक काले तेंदुए की तरह बिना आवाज किए आगे बढ़ रही थी। लेजर सेंसर से बचते हुए, प्रेशर सेंसर को निष्क्रिय करते हुए वह एक अनुभवी एजेंट की तरह आगे बढ़ती रही। आखिरकार वे मुख्य सर्वर रूम में पहुंच गए। समीर पसीना पोंछते हुए फायरवॉल को तोड़ने लगा और अन्य उसकी पीठ की रक्षा करते हुए आने वाले गार्ड्स को चुपचाप बेहोश करती रही। टूट गया। अब से 5 मिनट में डेटा डालकर निकलना होगा। समीर की घबराई हुई आवाज के साथ अन्या ने वायरस और खुलासे वाले दस्तावेजों से भरी USB सर्वर में लगा दी। 30%, 60%, 90%। पूरा हुआ, काम हो गया, अब निकलो। ठीक उसी पल सर्वर रूम का भारी स्टील का दरवाजा बंद हो गया और अलार्म बजने लगा। यह एक जाल था। स्पीकर से एक ठंडी आवाज गूंजी, संजय राठौर की। स्वागत है लेफ्टिनेंट कमांडर अन्या, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चारों तरफ की दीवारों से बंदूकधारी गार्ड्स निकल आए और उन्हें घेर लिया, और उनके सामने एक मजबूत शरीर और भावहीन आंखों वाला आदमी खड़ा था। वह कोई आम गार्ड नहीं था। अन्या एक नजर में पहचान गई। वह उसी की तरह एक प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स का सदस्य था। मेरा नाम बख्शी है, भारत रक्षा सिस्टम्स का सुरक्षा प्रमुख। मैं तुम्हारे जैसे रिटायर लोगों से बहुत आगे हूं। बख्शी धीरे धीरे अन्या की ओर बढ़ा। उसने समीर की ओर इशारा करते हुए अपने आदमियों को आदेश दिया, इसे ले जाओ, इस औरत से मैं खुद निपटूंगा। नहीं, समीर ने विरोध किया, लेकिन उसे जबरदस्ती घसीटकर ले जाया गया। सर्वर रूम में सिर्फ अन्या और बख्शी बचे थे। राठौर साहब ने खास तौर पर कहा है,
तुम्हें बहुत तकलीफ देकर धीरे धीरे मारना है। बख्शी ने अपनी टाई ढीली की और उंगलियां चटखाईं। अन्या ने अपनी सांसें संभाली। उसे घायल समीर को बचाना था और यहां से निकलना था और मिशन को पूरा करना था। उसके हाथ में भी एक छोटा सा हथियार था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह दो सबसे बड़े शिकारियों के बीच जिंदा रहने की जंग थी। दोनों के शरीर हवा में टकराए। धड़ाम की आवाज के साथ सर्वर रूम की मशीनें टूटने लगीं। तेज और जानलेवा हमले लगातार हो रहे थे। लड़ाई बराबरी की थी या शायद बख्शी थोड़ा भारी पड़ रहा था। बख्शी की एक लात अन्या के कंधे पर लगी। तेज दर्द के साथ अन्या पीछे हटी। बख्शी ने मौका न गंवाते हुए उसकी गर्दन पर आखिरी वार किया। हार को महसूस करते हुए अन्या की नजर टूटे हुए सर्वर के एक नुकीले टुकड़े पर पड़ी। उसने छलांग लगाकर वह टुकड़ा उठाया और बख्शी के वार से बचते हुए उसकी जांघ में गहरा घोंप दिया। आह! बख्शी की चीख के साथ उसका शरीर लड़खड़ाया। अन्या ने मौका न गंवाते हुए पूरी ताकत से उसकी कनपटी पर वार किया। विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अन्या घायल कंधे को पकड़े लड़खड़ाते हुए उठी। उसने बख्शी से छीनी हुई वॉकी टॉकी उठाई। ऑपरेशन सफल रहा। वादे के मुताबिक सारे दस्तावेज अब पहुंच गए हैं। अब समीर को छोड़ दो। दूसरी तरफ से संजय राठौर की ठंडी हंसी सुनाई दी। सफल? अन्या, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? तुमने बस मेरे नाखून में फंसी एक कांटे को निकाला है। कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन वह रद्द नहीं होगा। लेकिन तुम अब खत्म हो। उसकी आवाज में अहंकार था और उसकी आखिरी बात ने अन्या के दिल को चीर दिया। हाँ, और जिस बेस कैंप को तुम इतनी शिद्दत से बचाना चाहती थीं, वहां का नजारा अब देखने लायक होगा। युद्ध का पहला नियम भूल गई क्या? हमेशा अपने अड्डे की रक्षा करो। फोन कट गया। अन्या का खून जम गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। RD सेंटर से दूर शहर के केंद्र में जहां चांदनी चौक था, वहां का आसमान लाल हो रहा था। संजय राठौर ने उसे यहां फंसाकर एक ही समय पर बाजार पर हमला किया था। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब सिर्फ बदला बचा था। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले। यह दुख के नहीं थे, यह सब कुछ जला देने वाली नर्क की आग से भी ज्यादा गर्म गुस्से के आंसू थे। संजय राठौर के आखिरी शब्द किसी नर्क की तुरही की तरह अन्या के कानों में गूंज रहे थे। चांदनी चौक जल रहा है। यह हकीकत उसके होश उड़ाने और दिल को जमा देने के लिए काफी थी। संजय राठौर उसके बारे में सब कुछ जानता था। एक सैनिक के रूप में उसकी रणनीति, और अब एक बाजार की व्यापारी के रूप में उसकी सबसे कीमती चीज। उसने अन्या को RD सेंटर में फंसाकर सीधे उसके दिल पर वार किया था। गुस्से ने दर्द को निगल लिया। घायल कंधे का दर्द, थके हुए शरीर की पीड़ा, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, वापस जाना है किसी भी कीमत पर। अन्या ने गिरे हुए बख्शी की कमर से पिस्तौल और अतिरिक्त गोलियां निकालीं और खिड़की तोड़कर बाहर कूद गई। नीचे कई मंजिलों की ऊंचाई थी, लेकिन उसने इमारत के बाहर लगे पाइप और ढांचों का इस्तेमाल करते हुए एक जानवर जैसी फुर्ती से नीचे उतरना शुरू कर दिया। स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग उसकी रगों में एक सहज वृत्ति की तरह दौड़ रही थी। जमीन पर पहुंचते ही वह पार्किंग में खड़ी भारत रक्षा सिस्टम्स की एक गाड़ी की ओर भागी। पिस्तौल से शीशा तोड़ा और तारों को जोड़कर गाड़ी स्टार्ट कर ली। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ गाड़ी गोली की तरह अंधेरे को चीरती हुई भागने लगी। वह दिल्ली की सड़कों पर पागलों की तरह गाड़ी चला रही थी। उसकी आंखों में बस शहर का लाल आसमान दिख रहा था। प्लीज देर न हो जाए, सब सुरक्षित हों, वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं की थी। चांदनी चौक के पास पहुंचते ही जली हुई गंध और चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। बाजार का प्रवेश द्वार एक युद्ध का मैदान बन चुका था। काले कपड़ों में दर्जनों भाड़े के गुंडे लोहे की रॉड और डंडों से बाजार को बेरहमी से तोड़ रहे थे। वे विक्रम सिंह के गुंडों से कहीं ज्यादा प्रशिक्षित और क्रूर थे। लेकिन अन्या ने जो देखा वह सिर्फ एक तरफा तबाही नहीं थी। हरामजादो, यह हमारी रोजी रोटी है। गुप्ता जी, जो कभी अन्या का विरोध कर रहे थे, आज कसाई वाले चाकू से गुंडों का सामना कर रहे थे। उसके बगल में रोहन अपनी सब्जी की ठेली को ढाल बनाकर पत्थर फेंक रहा था। पार्वती अम्मा और दूसरी औरतें छत से खौलता हुआ पानी फेंक रही थीं। वे भाग नहीं रहे थे, वे लड़ रहे थे। डर में जीने वाले कमजोर व्यापारी अब नहीं थे। अन्या ने जो प्रतिरोध की आग जलाई थी वह बुझी नहीं थी।
बल्कि उनके दिलों में हिम्मत की एक ज्वाला बन गई थी। उसकी गैर मौजूदगी में वे खुद योद्धा बन गए थे। अन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह गाड़ी से उतरी। उसका आगमन किसी फिल्मी सीन जैसा था। आग और धुएं के बीच खून और धूल से सनी एक काली पोशाक में एक महिला योद्धा। उसके हाथ में एक ठंडी पिस्तौल थी। दीदी, उसे देखकर रोहन चिल्लाया। यह एक संकेत था। अन्या आ गई है, हमारी चांदनी वापस आ गई है। व्यापारियों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अन्या ने पिस्तौल हवा में उठाकर एक गोली चलाई। धड़ाम की तेज आवाज ने भगदड़ को पल भर के लिए रोक दिया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। अब से जिसने भी इस जगह को छुआ वह मेरे हाथों मरेगा। एक बर्फ जैसी ठंडी और स्टील जैसी सख्त आवाज, यह बाजार की रक्षक का अंतिम अल्टीमेटम था। गुंडों का सरदार हंसा और अपने आदमियों को इशारा किया। एक औरत से डर गए क्या? सबको खत्म कर दो। जैसे ही वे अन्या की ओर दौड़े, असली जंग शुरू हो गई। अन्या ने अब अपनी ताकत नहीं छिपाई। वह आग के बीच नाचता हुआ एक काला भूत थी, दुश्मनों को सजा देने वाली मौत की देवी। उसकी पिस्तौल दुश्मनों के कंधों और पैरों पर सटीक निशाना लगा रही थी। उसका मकसद मारना नहीं, बल्कि उन्हें निष्क्रिय करना था। गोलियां खत्म होने के बाद उसका शरीर ही एक हथियार बन गया। वह दुश्मनों के वार से बचती, उनके जोड़ तोड़ती और उनकी नसों पर वार करती। उसकी जबरदस्त ताकत व्यापारियों में भी फैल गई। वे अब डर नहीं रहे थे। वे अन्या के चारों ओर एकजुट होकर एक प्रशिक्षित सेना की तरह गुंडों पर टूट पड़े। लेकिन गुंडों की संख्या बहुत ज्यादा थी। व्यापारी धीरे धीरे थक रहे थे। ठीक उसी पल तेज सायरन की आवाजों ने रात की खामोशी को चीर दिया। दर्जनों पुलिस की गाड़ियां और स्पेशल फोर्स की बख्तरबंद गाड़ियां गुंडों का रास्ता रोककर बाजार को घेर रही थीं। गाड़ी से इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा उतरा। उसने लाउड स्पीकर पर चिल्लाया, सब हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अर्जुन वर्मा को अन्या का भेजा हुआ गुमनाम ईमेल मिला था। उसमें संजय राठौर के सारे अपराधों के सबूत और आज रात चांदनी चौक पर होने वाले खतरे की चेतावनी थी। उसने अपने जमीर की आवाज सुनी और भ्रष्ट सिस्टम का कुत्ता बनने से इनकार कर दिया। उसने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर पूरे थाने की फोर्स को साथ ले आया था। लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल गया। गुंडों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। अन्या अर्जुन वर्मा के पास गई। आप आ गए इंस्पेक्टर, आपकी वजह से आज असली पुलिस का मतलब समझ आया। शुक्रिया। अभी खत्म नहीं हुआ है, सांप का सिर अभी बाकी है। अन्या ने पास की सबसे ऊंची इमारत की ओर देखा। संजय राठौर, वह अहंकारी आदमी, जरूर कहीं से यह सब देख रहा होगा। वहां मैं जाऊंगी, अकेले खतरनाक है। यह मेरी निजी लड़ाई है, इसे मुझे ही खत्म करना होगा। अन्या अर्जुन वर्मा को पीछे छोड़कर इमारत की ओर बढ़ी। इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर प्रेसिडेंशियल स्वीट में, जैसा कि उसने सोचा था, संजय राठौर था। वह बड़ी सी खिड़की से जलते हुए बाजार को देखते हुए वाइन पी रहा था। उसके बगल में एक कुर्सी पर घायल समीर बंधा हुआ था। आ गई तुम? मेरे इस आखिरी मास्टरपीस को देखने के लिए बिल्कुल सही समय पर आई हो। संजय राठौर ने अन्या को देखकर मुस्कुराया। कमीने, अन्या की आवाज में नफरत थी। ऐसी नजरों से क्यों देख रही हो? उन कीड़े मकोड़ों का एक बाजार जल जाने से देश बर्बाद नहीं हो जाएगा। बड़ी चीजों के लिए छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, यही देशभक्ति है। चुप रहो, अपनी गंदी जबान से देशभक्ति का नाम मत लो। देश तुम जैसे कैंसर सेल नहीं, बल्कि नीचे खून बहाते हुए अपनी जिंदगी बचाने वाले लोग हैं। बकवास। संजय राठौर ने वाइन का गिलास रखा। उसका शरीर कसरती था। वैसे भी तुम आज यहां मरोगी, अपने प्यारे बाजार के साथ। उसने समीर के सिर पर पिस्तौल रख दी। अब चुनो, खुद मरोगी या अपने पुराने साथी को मरते हुए देखोगी? ठीक उसी पल अन्या ने छलांग लगाई। उसने जमीन पर लुढ़कते हुए गोली चलाई। गोली संजय राठौर के हाथ की पिस्तौल पर लगी और वह दूर जा गिरी। अन्या उस पर झपट पड़ी। आखिरी लड़ाई शुरू हो गई। संजय राठौर अन्या की उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं था। उसकी लड़ने की तकनीकें खुफिया एजेंसी के हथियारों जैसी थीं। भीषण लड़ाई के बाद अन्या ने संजय राठौर की एक कमजोरी पकड़ी। उसने उसका हाथ मोड़कर अपने सिर से उसकी ठुड्डी पर जोरदार टक्कर मारी। हड्डी टूटने की आवाज के साथ संजय राठौर चीखते हुए गिर पड़ा। अन्या उसके ऊपर चढ़कर घूंसा उठाने लगी। एक घूंसे में सब खत्म हो सकता था, लेकिन उसने घूंसा नहीं मारा।
उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम जैसे कमीने को अपने हाथों से मारना मेरे साथियों का अपमान होगा। तुम कानून की सजा पाओगे और जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, उसी कानून के जरिए जिसे तुम कीड़े मकोड़ों का समझते थे। उसने बदले की जगह इंसाफ को चुना। तभी अर्जुन वर्मा और उसकी टीम स्वीट में घुस आई। वे जमीन पर पड़े संजय राठौर को देखकर हैरान रह गए। संजय राठौर, तुम्हें अवैध साहूकारी, तस्करी, आगजनी और हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। देश को पर्दे के पीछे से चलाने वाला एक विशाल राक्षस आज ठंडी हथकड़ियों में जकड़ा गया था। सब कुछ खत्म हो गया था। उपसंहार। कुछ महीने बीत गए। राठौर गेट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही राजनीति, व्यापार और सेना में फैले उसके काले नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। कई बड़े अधिकारी जेल गए। प्रोजेक्ट डेल्टा की फिर से समीक्षा हुई और अन्या के आखिरी ऑपरेशन में शहीद हुए साथियों का सम्मान बहाल किया गया। चांदनी चौक किसी चमत्कार की तरह फिर से खड़ा हो गया। उनकी कहानी दुनिया के सामने आने के बाद देश भर से मदद आई। सरकार की मदद से बाजार पहले से भी ज्यादा साफ सुथरा और आधुनिक बन गया, लेकिन लोगों के बीच का अपनापन और गर्मजोशी वैसी ही रही। समीर को रिहा कर दिया गया और उसकी कंपनी और भी भरोसेमंद बन गई। वह अब बाजार की सुरक्षा का जिम्मेदार था। अर्जुन वर्मा को उसकी बहादुरी के लिए तरकड़ी मिली। और अन्या शर्मा, वह अब भी अन्या टेक्सटाइल्स की मालकिन थी। उसने मीडिया के सारे इंटरव्यू और ऑफर ठुकरा दिए और चुपचाप अपनी जिंदगी में लौट आई। एक धूप वाली दोपहर, अन्या एक ग्राहक के साथ रेशम की कीमत पर मजाकिया अंदाज में मोल भाव कर रही थी। अरे आंटी जी, यह तो मैंने आपको बिना मुनाफे के दिया है। चलिए, यह एक टुकड़ा मेरी तरफ से मुफ्त में ले लीजिए। उसके चेहरे पर अतीत के साये की जगह एक गर्मजोशी और सुकून भरी मुस्कान थी। रोहन कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। दीदी, धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया। तुम्हारी सब्जियां बिक रही हैं? हाँ दीदी, अब तो हमारी दुकानें बाजार में सबसे अच्छी चलती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे। दूर से पार्वती अम्मा ने हाथ हिलाकर खाने पर बुलाया। अन्या ने दुकान पर थोड़ी देर में आई का बोर्ड लगाया और बाहर निकल गई। बाजार का शोर, स्वादिष्ट खाने की खुशबू, अपने लोग। उसने आंखें बंद करके यह सब अपने दिल में भर लिया। वह अब देश के नाम पर लड़ने वाली एक सैनिक नहीं थी, लेकिन उसने आज अपने सबसे कीमती देश को बचाया था। यही बाजार, यही लोग, यही उसका देश था जिसे उसने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। अन्या, कभी एक अंधेरे और ठंडे युद्ध के मैदान में भटकने वाला एक सितारा, लेकिन अब वह चांदनी चौक के इस गर्म ब्रह्मांड में सबसे चमकता हुआ सितारा थी। उसकी लंबी जंग खत्म हो गई थी। सच्ची शांति के बीच उसकी नई जिंदगी अब शुरू हो रही थी।